ये फैसला जो है वो गलियों कूचों सड़कों के ऊपर होगा, एहतजाज के जरिए होगा। बेसिक से लेकर एडवांस ट्रेनिंग सारी उसको दी जाती है। 15 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद एक फायर फाइटर तैयार होता है। कौम का सबसे बड़ा मसला दिमाग खराब है। आई थिंक वी शुड टेक अ स्टैंड। बहुत हो गया और इसमें कब नहीं होता तो ना हो। मेरी क्लिनिक पे कोई आके ये कहता है कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो मैं उसको घर नहीं भेजूंगा। अब मैं पुलिस को कॉल करूंगा उनके लॉ के मुताबिक। पाकिस्तान में फैशन मैं लेके आया था, फैशन शो मैंने शुरू करवाए थे। हैदराबाद जा मानू असांजा मक्खन टेंशन हर दादे लाड़कानी चक्कर। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको बहुत आपको हम गुड मॉर्निंग कहेंगे, वार्म वेलकम करेंगे अपने शो में दुनिया बोल है। मैं सहरिश हमारे साथ मौजूद है, मैं हूं खादिम हुसैन तलहा जतोई और आज का शो बड़ा अच्छा शो है क्योंकि ऑफकोर्स आज फायर फाइटर्स डे है दुनिया भर में और आज हमारे पास बड़े ख़ास मेहमान हैं आपके लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विल स्टार्ट विद कोट ऑफ द डे, क्योंकि हमें अपने फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। जो जनाब आज की अच्छी बात आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे, शेर खुदा फातिह खैबर और मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। बहुत ही खूबसूरत ही उनका कहना है, कॉल है। मतलब इस पर मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप लब कुशाई करें क्योंकि आप बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम रोज़ा रखते हैं इसलिए सहरिश के हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकें। जब आपकी ज़िंदगी में ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहते हैं 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि आप अपने नफ्स के सामने हथियार डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं और आपके अंदर हर रोज़ 10 नई ख्वाहिशें पैदा होती हैं। जिस दिन आप नफ्स पे कंट्रोल कर लेते हैं अपनी, उस दिन आपके अंदर सब्र पैदा हो जाता है और आपकी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। आपकी दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिशें नहीं रहती है, सिर्फ आखिरत की ख्वाहिश होती है। तो मेरी नज़र में वही लोग इस दुनिया में कामयाब होंगे जो आखिरत का सोचते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली है। ये तो फानी ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल ख़त्म होनी है, सब ने कब्र में जाना है। हर रोज़ सोचा करें कि 6 फुट नीचे ज़मीन के जाके क्या होगा। अच्छा, और मुझे क्या लगता है कि ये जो बेहतर से बेहतर की ख्वाहिश है ना, ये एक नेवर एंडिंग सिलसिला है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आज आपके पास ये चीज़ें आपको कल लगेगा यार इससे बेहतर होनी चाहिए, तो आप एक दौड़ में लगे रहेंगे कि बस फिर आपकी उम्र जो है वो ख़त्म होने के करीब आ जाएगी। फिर आप ये सोचेंगे। इसी पर एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़कीरी में जो बादशाहत है वो बादशाहों को नहीं मिलती। टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। इलेक्शन एक दिन कराने पर इत्तफाक लेकिन तारीख पर इख्तलाफ। पीटीआई ने तफसीली जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तमाम नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हैं। क्या कौम को जल्द इत्मीनान की खबर मिलेगी? शाहीनों ने एक तारीख रकम कर दी, दूसरी रकम होने के करीब। न्यूजीलैंड को 11 साल बाद वनडे सीरीज हराने के बाद कौमी टीम की नजरें नंबर 1 पोजीशन पर। कीवीज को 5-0 से हराएंगे तो नंबर 1 टीम बन जाएंगे। कौम ने ग्रीन शर्ट से उम्मीदें बांध ली। कोई मुकाबला नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। पाकिस्तानी ताइक्वांडो टीम ने जापान में फतुहात के झंडे गाड़ दिए। 19वीं वाटा ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले स्पेशल एथलीट से आज मुलाकात होगी। और सिंधी म्यूजिक को नई जिद्दत पर डालने का मिशन। सिंधी रैपर बाबर मंगी का नया गाना गरीब का बार नौजवानों के मसाइल की तर्जुमानी कर रहा है। उभरते हुए गुलकार बनेंगे आज हमारे शो का हिस्सा। तो हम सबसे पहले आज फायर फाइटर डे का डिस्कस करेंगे सरिश। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम फायर फाइटर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉप ट्रेंड्स हमें शामिल करने चाहिए। ट्विटर पर लोग क्या कह रहे हैं पहले ये बता दें नाजरीन को। तो ट्रेंड में सबसे पहले जो रहा वो है इमरान खान हमारी रेड लाइन। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, जहां पर 9 मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत होनी है। इमरान खान की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि इस ट्रेंड में कप्तान से ज़ाहिर चहदी की जा रही है और हज़ारों सारिफीन जो हैं वो ट्वीट्स कर चुके हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नसीम शाह की तीसरे वनडे में उम्दा बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग की वजह से सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं। एज एक्सपेक्टेड जब भी कोई मैच होता है पाकिस्तान की टीम का, शाहीनों का, तो ट्विटर पे ट्रेंड ज़रूर बनता है। इस दफ़ा ट्रेंड बना है नसीम शाह का और उनकी बॉलिंग ने
लोगों के दिल जीत लिए सरिश। बिल्कुल। और अभी जनाब मैं बात कर रही थी मेकअप रूम में, तो हमारे कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी उनकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि क्या स्मार्ट लग रहे थे वो कल। तो मैं खैर कल मैच देख तो नहीं सकी, मैंने स्कोर कार्ड ज़रूर देखा है, लेकिन नसीम शाह जनाब छा गए और इससे पहले भी छाए और अब फिर से वाले नसीम शाह को बहुत सारी और भी वजूहात की वजह से पसंद करते हैं, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं एक और ट्रेंड की। बोल नेटवर्क भी ट्रेंड्स में शामिल रहा। हम जानते हैं कि बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के हक में सोशल मीडिया पर सार्फिन बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठा रहे हैं और यह अब उम्मीद है कि उनको जल्द अज जल्द आकाश राम को रिहा किया जाएगा। न जाने क्यों उनको ऐसे उठाया गया है, इंतज़ामिया की नाकामी है या अब तक हमें कुछ नहीं पता, फैमिली को कुछ नहीं पता। यकीनन ये एक सोचने का एक लम्हा फिक्रिया है कि हम इस नहज पर आन पहुँचे हैं कि कोई भी कहीं से कभी भी उठ सकता है, कहाँ ले जाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा। अब जनाब जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। पीडीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। आप सभी जानते हैं कि तीसरा राउंड भी हुआ। ये तो राज़ी हैं कि इलेक्शन एक साथ कराएंगे, लेकिन तारीख पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने धमकी भी दी है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, सड़कों पर आएंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, एक रोज़ इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए तैयार है, बशर्ते के कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियों को 14 मई या इससे पहले तहलील कर दिया जाए, जिस पर पीडीएम राजी नहीं है। सैरिश भी वैसे जो है माशाल्लाह से मेरी तरह 15-20 साल मीडिया को दे चुकी हैं। सैरिश, आखिरी बार आपने सियासी दुनिया में कब ऐसा देखा था कि इलेक्शन के ऊपर इतनी मारामारी हुई हो? आई डोंट थिंक सो। चलो जो सिचुएशन अब बनी हुई है नहीं इससे देखा, पहले मैंने कभी अपनी नहीं जिंदगी में नहीं देखा कि जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन की सिचुएशन पाकिस्तान में है कि 12-13 जमातें, एक तरफ पीटीआई का कहना जल्दी कराओ, वो कहते हैं नहीं हम टाइम पूरा करेंगे क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन इससे पहले तो नूरा कुश्ती थी ना, कोई एक जमात तीसरी थी ही नहीं, पता था बारियां लगी हुई हैं। 14 जमातें अलग अलग थी। तो अब खान साहब का ये भी क्रेडिट है कि उन्होंने 12-13 को एक साथ जमा कर दिया है और वो अकेले सबका मुकाबला कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी उनका क्रेडिट, और वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे, इसलिए वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते, वो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। लेकिन झींगा मुश्ती चल रही है, कुश्ती चल रही है। मिलियन ऑफ डॉलर्स का सवाल है कि इलेक्शन कब होंगे। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, रहनुमा पीटीआई हसन खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है, साथ ही आप लोगों ने अदालत से 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल कराने की भी इस्तदा की है। मुख्तसरन अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, आपको क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बावजूद इसके कि हुकूमत ने आइन को पामाल किया, अदालतों के अहकामात हवा में उड़ाए, उसके बावजूद मुल्क के लिए, ताकि मुल्क में सिस्टम चलता रहे, जमहूरियत का पहिया चलता रहे, हम पूरे सिंसेरिटी के साथ और खलूस के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे और मुज़ाकरात अच्छे जा रहे थे और हमें लग रहा था कि कोई नतीजा निकल आएगा और इलेक्शन की डेट के ऊपर कोई एक इत्तेफाक हो जाएगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लगता ये है कि नून लीग के अंदर बाज़ लोग ये नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और उसकी वजह शायद इनका जो अपना अंदरूनी इंतशार है वो है। ये हो सकता है क्योंकि देखें, अगर ये इलेक्शन की डेट पे एग्री नहीं करते और 14 मई को भी इलेक्शन करवाने से इनकार करते हैं, तो जाहिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो भी नतीजा निकले उसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तो जाहिर है कि डिसक्वालीफाई होंगे और मज़ीद लोग भी डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, और इसका फ़ायदा जाहिर है कि उनके अपने अंदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पहुँचेगा। तो ये बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि वरना तो कोई वजह समझ नहीं आती कि इस वक्त जो है वो हुकूमत इससे भागे मुज़ाकरात से। तो ये बिल्कुल लगता है, और अब देखते हैं कि आगे ये मामला किस तरफ जाता है। तो हसन साहब, अगर पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन की तारीख नहीं आती तो आप लोगों के पास ऑप्शंस फिर क्या हैं? क्या सिर्फ धरना, एहतजाज या लॉन्ग मार्च ये ऑप्शन, या मजीद कोई बातचीत का रास्ता दरमियानी निकल सकता है? देखिए, मुज़ाकरात के अंदर जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि हुकूमत की तहलील कौमी असम्बली की कब होनी है और इलेक्शन की डेट क्या होनी है।
अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और इलेक्शन की डेट जो है वो एग्री नहीं हुई, तो जाहिर है कि जो 14 मई की डेट है उस पर तो पंजाब के इंतखाबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि होना है और जाहिर है कि ये मामला दोबारा अब अदालत में जाएगा और हम अदालत को ये आगाह करेंगे कि हमारी मुज़ाकरात पे क्या पोजीशन थी, हमने क्या लचक दिखाई है और क्या चीज़ों पे बातचीत हुई है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो जाहिर है जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये तो बात फिर डिसक्वालिफिकेशन की तरफ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि अपने फ़ैसले को लेके आगे चलेगी। रही बात हमारी ऑप्शंस की, तो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। पहली ऑप्शन बिल्कुल यही है कि कानूनी तरीके से अदालतों के ज़रिए हमें इंसाफ मिल जाए, लेकिन अगर हुकूमत ये नहीं चाहती कि इस तरह से सिस्टम चले तो जाहिर है कि दूसरा रास्ता एहतजाज का है और फिर यही है कि ये फ़ैसला जो है वो गलियों कूचों सड़कों के ऊपर होगा, एहतजाज के ज़रिए होगा, पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी। इसके अलावा तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं। हसन साहब, मुज़ाकरात के दौरान पीटीआई ने असेंबलियों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ की जो शर्त रखी थी उस हवाले से सोशल मीडिया पर खासा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के ज़रिए पंजाब और केपी असेंबलियों की बहाली चाहते हैं। इन अफवाहों में कितनी हकीकत है, आप ही बता सकते हैं? देखिए, हमने तो ख़ुद अपनी दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व की हैं और उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो संगीन मुआशी बहरान है, जो मसाइल हैं, उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इस्तेहकाम में है और उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन में है। और इसी को दिखाने के लिए, इस पे आगे इस एजेंडा पे जाने के लिए हमने अपनी असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व की हैं। 14 मई के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि पंजाब की निगरान हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाएगी। बहुत बड़ा मुल्क में और पंजाब में एक आइनी खला पैदा हो जाएगा और इस चीज़ के ऊपर भी ज़ाहिर है कि अदालतें फ़ैसला करेंगी कि इस मसले को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन ये जो बात है कि हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई दरख्वास्त ऐसी तैयार की है बहाली के लिए, ये बिल्कुल जो है बेसरोपा बात है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं और ये बिल्कुल और बिल्कुल रूमर है। लेकिन ये मैं आपको फिर कहता चलूँ कि 14 मई के बाद निगरान हुकूमतों की कोई आइनी हैसियत नहीं रहेगी और ब्यूरोक्रेसी या कोई भी हुकूमत अगर कोई काम सूबाई हुकूमत करेगी पंजाब की तो वो बिल्कुल गैर आइनी होगा और उसके ऊपर जाहिर है कि जो लोग राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फावर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन अब देखना यह है कि इलेक्शन 14 होंगे, अगस्त में होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, होने तो इस साल हैं ही, लेकिन ये तारीख आ जाए ताकि सियासी अमल और जो सियासी सिलसिला है वो शुरू हो जाए। तलहा, कल जो शाहिद खाकान साहब ने खिताब किया ना असेंबली में, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि सिचुएशन ये वाज़े कर रही है कि महाजराई की सिचुएशन है, कशीदा है इस वक्त वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने। हम ये हकीकत है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम को बदलने की बातें कर रहे हैं, जिस भी सियासतदान ने ऐसी बातें की हैं उसका पत्ता साफ कर दिया गया। लेट्स सी शाहिद खाकान अब्बासी कितना सर्वाइव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज 4 मई है, वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे है। दुनिया भर में जो है फायर फाइटर्स की आगाही का दिन मनाया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां इन हीरोज़ को, इन अनसंग हीरोज़ को वो क्रेडिट नहीं दिया जाता जो इनको डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं। हम जानते हैं थोड़े दिनों पहले कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें कुछ फायर फाइटर्स शहीद हुए थे, तो मालूम पड़ा था कि जो लुंडे के कपड़े पहन कर गए थे, हेलमेट उनके पास था नहीं, बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान में फायर फाइटर्स अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं सैडली। लेकिन इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे पास 2 मेहमान हैं वो बड़े ख़ास हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में जो है जो सरकारी लेवल पे फायर फाइटर्स हैं उनका तो बेचारों का बहुत बुरा हाल है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर पे हैं, जैसे हमारे पास इसमें कंपनी हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि एक्चुअल स्टैंडर्ड्स फायर फाइटिंग के क्या होने चाहिए, वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा हाल तो हम सभी जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हारून साहब हमारे साथ है, जिस वक्त आपको किट में दिखाई दे रहे हैं वो तो हारून साहब है और उसके साथ बेजाज अहमद साहब हैं जो कि ट्रेनर हैं फायर फाइटर्स के, वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। एजाज साहब, आप लोग ट्रेंड करते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरह के नौजवान आप लोग हायर करते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, होता क्या है? सबसे पहले तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो भी फायर फाइटर बनने के लिए आया है, जिसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको पैशन है फायर फाइटिंग का, उसका हेल्थ एंड फिटनेस का एक मयार होना चाहिए। क्राइटेरिया पाकिस्तान में लोगों को फायर फाइटिंग का पैशन होता है? देखें, अगर हमारे यहाँ तो वही होता है ना, या CSS करना है या आर्मी में जाना है या इंजीनियर बनना है
वो डॉक्टर बनना है, वो 5-6 चीजें हैं। फायर फाइटिंग को लोग प्रोफेशनली क्या लेते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे वैसे कुछ नहीं मिलता तो वो ऐसा जो अपीलिंग वो सरकारी नौकरी के चक्कर में आ जाते हैं कि यार पेंशन बन जाएगी जी, अगर लेकिन पैशन तो नहीं है सर जी। अगर फायर फाइटर्स को वो रिस्पेक्ट दी जाए जो एडवांस कंट्रीज में दी जाती है, वहाँ तो फिल्में बनती हैं फायर फाइटर्स पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं बनाते हैं जी, कपड़े नहीं देते बेचारों को। जो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी या नौकरी के लिए निकलते हैं जिनको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही तो वो लीस्ट प्रायोरिटी वाली जॉब यानी फायर फाइटर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उसका क्राइटेरिया क्या है, जिस तरह पंजाब में रेस्क्यू 1112 स्टार्ट हुई तो उन्होंने सवात से नौजवानों को भर्ती किया जिनकी हाइट अच्छी थी, जिनकी हेल्थ एंड फिटनेस का मयार बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो काम फायर फाइटर्स ने करना है वो एक चैलेंजिंग काम है सही, जिसमें 100% फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक ट्रेनिंग से पहले उसका जो क्राइटेरिया है कि वो एक अच्छा सेहतमंद तंदुरुस्त नौजवान होना चाहिए, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कि उसको नॉलेज दी जाती है सॉरी हाउ टू फाइट ट्रेनिंग तरीकेकार, हाउ टू फाइट द फायर। बेसिक ट्रेनिंग में फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह चलाना है, छोटी आग क्या होती है, बड़ी आग क्या होती है, फिर ये जो पीपीज इन्होंने पहने हुए हैं इनका इस्तेमाल किस तरह करना है, तो ये बेसिक से लेकर एडवांस ट्रेनिंग सारी उसको दी जाती है। 15 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद एक फायर फाइटर तैयार होता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE, यस, ये जरा बताएं तो सही क्या क्या है, क्या क्या पहना हुआ है। तो हारून साहब का सामान देखकर तो मैं कह रहा हूँ कि गर्मी में स्पेशली काश जरा आए से हारून भाई सेंटर में आए हारून भाई, और उसके बाद आप इस किट में जब होते होंगे वहाँ पे तो ताकि हम जो है ना पाकिस्तानी कौम को दिखाएं कि फायर फाइटर को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ना कि हमारे जो सरकारी फायर फाइटर है जो लुंडे के कपड़े पहन के आग से लड़ने निकल पड़ते हैं। अब तो ये बताइए आजाद साहब, नजर आ रहे हैं सबको ये? जी जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं, बस आ जाएंगे, कैमरा मैंने अभी सेट कर लिया, सब नजर आ रहे हैं। देखिए इन्होंने एक हेलमेट पहना हुआ है सर पे ताकि इनके सर की हिफाजत रहे, हेड की प्रोटेक्शन के लिए। अगर फायर फाइटिंग के दौरान कोई ग्लास टूट के ऊपर से गिर रहा है, कोई सीमेंट का कोई पीस ऊपर से गिर रहा है तो फेटल इंजरी से बच जाएंगे, फेटल इंजरी से इसका सर बच जाए। कॉमनली जो यूज होता है वो ये हेलमेट नहीं है, ये स्पेशल हेलमेट है, वेरी स्पेशल हेलमेट, अमेरिकन हेलमेट है। ये इसका ब्रांड अगर आप कहें तो मैं बता दूं आपको, बता दें, हम नहीं शर्माते सच बोलने। इट्स अ बुलार्ड हेलमेट मेड इन USA, मेड इन USA। इसके साथ इनके फेस ऊपर से इसको नीचे करो, इसके फेस को, फेस इसकी शील्ड को, ये इनके फेस की प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड है, आंखों में कुछ ना जाए, आंखों में कुछ ना जाए, इनका फेस प्रोटेक्ट हो, इनकी आइज प्रोटेक्ट हो जाए। और इसके साथ इन्होंने एक हुड पहना हुआ है, इनर हुड से कहते हैं, जो फ्लैश के लिए है, कोई हीट आती है तो इनका फेस भी कवर हुआ हुआ है। सही, तो इनका फेस कवर हो गया। अब ये सर से पैर तक आप देख लें, एक जैकेट पहनी हुई है इन्होंने और एक ट्राउज़र पहना हुआ है। ये 500 से 1000 डिग्री टेम्परेचर को बेयर कर सकता है। अच्छा, फायर प्रूफ। जो कपड़े मैंने और आपने पहने हुए हैं, इन कपड़ों में आप फायर फाइटिंग नहीं कर सकते, तो एक फायर फाइटर को ये पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स के अंदर फायर सूट का पहनना लाजमी है। ये सूट्स अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में इजीली, हैं बाहर से इंपोर्ट आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है? ये हम इंपोर्ट करते हैं। ये नोमैक्स का सूट है। नोमैक्स एक स्पेशल मटेरियल है जो कि फायर रिटार्डेंट होता है, जो टेम्परेचर को बेयर करता है, और इसमें केवलार का मिक्स होता है ताकि ये कटे और फटे ना। अगर कहीं फंस रहा है, कहीं अगर कोई शीशा कट के आया, इसको लगा तो काट ना। रखा हुआ है इन्होंने तो हाथ में। जी, मास्क मैं आपको इसका बाद में बताता हूँ, इसके बारे में पहले मैंने सूट का बताया, जैकेट और ट्राउजर। शूज़ स्पेशल है, जैसे फायर फाइटर अगर पानी स्प्रे कर रहा है आग के ऊपर, तो वहाँ से पानी वापस आएगा, कूलिंग का अमल होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अच्छा, तो ये फायर फाइटर वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। तो ये फायर रेजिस्टेंट और इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए स्पेशल जूते पहने हुए इन्होंने। अच्छा, ये भी USA के ही लग रहे हैं मुझे। ये मलेशिया के हैं, इनका ब्रांड है हार्विक, और ये सूट जो है चाइनीज़ है, यू प्रोटेक्ट, मगर ये सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड के हैं। आपने मास्क के बारे में पूछा, थोड़ा सा टर्न होकर दिखाओगे? ये पीछे देखें, इन्होंने एक सिलेंडर पहना हुआ है। जी हाँ। इस सिलेंडर का पर्पज़ ये है कि अगर ये स्मोक में जा रहे हैं तो स्मोक, दो चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं फायर फाइटिंग में। फर्स्ट इज़ फायर, उसकी हीट। चलें, उसने ये, आप टर्न करो बेटा। हीट को तो इस सूट ने बर्दाश्त कर लिया, मगर जो स्मोक होगा वो इसको अंदर जाने से कैसे रोकेगा कि ही कैन नॉट टेक ब्रेथ विदाउट हैविंग, सांस नहीं ले सकता, धुआं है, ऑक्सीजन नहीं होगी ना, स्मोक होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी वहाँ पर। इस सिलेंडर में फ्रेश एयर का 61 मिनट्स का कोटा मौजूद है कि 1 घंटे तक, 1 घंटा पूरा ये स्मोक में रह सकता है, रेस्क्यू कर सकता है। किसी की जान बचानी है, कोई अंदर इंजर्ड पड़ा हुआ है, डिसेबल हो चुका है, बेहोश हो चुका है, उसको उठा के ये लाएगा। मगर इसकी अपनी सेफ्टी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इसने अगर सांस लेना खुद छोड़ दिया, तो ये किसी की मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इस मास्क को पहन के ये फ्रेश एयर से सांस लेता रहेगा 1 आवर तक। और ये जो, अच्छा 1 आवर तक, इससे ज़्यादा नहीं?
मैक्सिमम 1 आवर बहुत है। आप चाह रही हैं कि वो 6-7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी ये होता है कि हम देखते हैं कि तीसरे चौथे दर्जे की आग है जिसने 4-5 दुकानों को भी लपेट में ले लिया, तो फिर एक लंबा ही प्रोसीजर चलता है कि हम घंटों वेट करते रहते हैं कि आग पर काबू कब तक पाया जाएगा। तो 1 घंटा तो बहुत कम टाइम होता है। आपके ऊपर बहुत वजन है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया, आपका क्वेश्चन है कि 1 आवर के बाद क्या होगा, तो दूसरा सिलेंडर इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी 1 घंटे का होगा, रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा, आप माशाल्लाह ट्रेनर हैं इनके, पाकिस्तान में ट्रेनर्स कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ऐसे फायर फाइटर्स कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है? लोग टीवी पे देख के सोच रहे हैं भाई ये कहाँ मिलता है। आपने ट्रेनिंग यकीनी तौर पे बाहर से ली होगी, यहाँ से नहीं ली होगी, क्योंकि यहाँ तो फाइटर्स नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती इस सेक्टर को। देखें, फायर फाइटर्स को रिस्पेक्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। जो फायर फाइटर इस वक्त जैसे भी वसाइल, ये सारे गेयर्स उनके पास नहीं है, फिर भी आग तो बुझाते हैं। अभी जो चेज़ की फायर 4 दिन तक लगी रही, अगर फायर फाइटर ना होते तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स करने का खतरा था। ठीक है, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग जो हम देते हैं इनको, पहले पाकिस्तान में था, जैसे कराची में KMC फायर ब्रिगेड, वो ट्रेनिंग देते थे। फिर थोड़ी एडवांसमेंट आई तो रेस्क्यू 1122 आ गया, उन्होंने इस दर्जे को बढ़ाया, ट्रेनिंग के दर्जे को, कि इसको एडवांस लेवल पे लेके जाया जाए ताकि दूर से फायर फाइटिंग ना करें, करीब जाके इन रियल सीन एंट्री दे के फायर फाइटिंग कर सकें। पाकिस्तान में मेरा एक सवाल का जवाब, वक्त कम है सर, इजाज़त इसलिए मैं आपको काट रहा हूँ। ऐसे फायर फाइटर का घर पे आग लग जाए जी, और किसी को ज़रूरत हो कि यार ऐसा फायर फाइटर आ जाए, तो कैसे आएगा? देखें, सबसे पहले तो आपके पास फायर ब्रिगेड का नंबर होना ज़रूरी है। आपके पास कोई प्राइवेट फायर ब्रिगेड नहीं है? नहीं सर, पाकिस्तान में प्राइवेट हबीब को बोले बना ले सर। नहीं, आप मुझे बताइए, डू यू नो व्हाट इज़ फायर ब्रिगेड नंबर? अगर आपको कॉल करना सर, हमें सिर्फ 15 आता है, पाकिस्तानी कौम को, पुलिस को बुलाओ, मसला बड़ा हो गया। 1122 बिल्कुल ठीक है, पंजाब में स्टार्ट हुआ, सिंध में भी स्टार्ट हो चुका है। ओके, वो उन्होंने उसको टेस्ट फेस के ऊपर स्टार्ट कर दिया। नंबर 1122। ये कब मेरा हुआ, ना वो हेलमेट पहन कर आएंगे, ना वो ऐसे कपड़े पहन कर आएंगे। मैं 16 बताना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो पहले का नंबर है 16, उसको याद रखें। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर आग लग जाए और ऐसा फायर फाइटर चाहिए तो क्या करें? ऐसा फायर फाइटर फिर आपको ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा कि वो आए। आप ले रहे हैं ऑर्डर? आप ऑर्डर दे दीजिए कितने फायर फाइटर हजरात जिनको ऐसा फायर फाइटर ऑर्डर पे चाहिए तो ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ये फायर फाइटर ऐसा कभी नहीं मिलेगा, खासतौर पे सिंध में और कराची में तो वो लुंडे के कपड़े पहन के आएंगे। मेरी बात सुने, मुझे ये बताइए कि आग तो अचानक लगती है तो क्या ऑर्डर पे बनवा के रखना पड़ेगा? स्टैंड बाय पे रखे ना सर्विसेज के, ये पैसे ले लीजिए, कभी आग लगी तो आपको बुला लेंगे। खैर एनी हाउ, मैंने तो सुना यहाँ पे बाउजर्स, नाकिल्स इतनी तादाद में मौजूद नहीं है कि आग पर काबू पाया जा सके जल्दी। भाई लुंडे के कपड़े पहन के आते हैं, इनके कपड़े देखो, ब्रेक लेते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। राइट, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट प्रोग्राम में आज प्रोड्यूसर साहब ने रखा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, इस कौम का सबसे बड़ा मसला दिमाग ख़राब है। यहाँ लोग बहुत सारे दिमाग ख़राब है, मेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्कस नहीं किया जाता। मुझे तला ये बोल रहे हैं कि आप संभालें इस खबर को जो मैं भी आपको बताऊंगी, और मैं संभालूंगा डॉक्टर साहब को, ताकि इनका फेवरेट टॉपिक ही डिस्कस वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त सैरिश हमें बताने जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं इंडिया। बिल्कुल जनाब, उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करनी है। आई थिंक सो गोवा जा रहे हैं ना? गोवा, वाह, गोवा सुना है, वहाँ बड़ा खूबसूरत शहर है, वहाँ बड़ी पार्टी होती है, मुझे लगता है हमारे मिनिस्टर साहब एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ CEO वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करेंगे और पाकिस्तानी ख़ारजा पॉलिसी, खित्ते की पायदार तरक्की, खुशहाली और बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली जाएगी। 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जो कि पहला ये दौरा करेगा भारत का। 2 रोज़ा इजलास में चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे, जबकि इंडियन मीडिया की भी बिलावल के दौरे पर ख़ास नज़रें हैं और मुमकिन है इस दौरे में कोई बड़ी खबर सामने आने की इतलात भी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि एशिया कप जो पाकिस्तान में होना है, इंडिया ने मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे, तो वो अब कहा जा रहा है कि एशिया कप दुबई जा सकता है, तो उस पर को पेशरफ्त हो जाए। इसके अलावा वर्ल्ड कप अगले साल इंडिया में है, पाकिस्तानी टीम ने अभी तक रजामंदी जाहिर नहीं की है उसमें जाने की, तो उसका भी उसमें भी हो सकता है पेशरफ्त हो जाए। क्रिकेट डिप्लोमेसी, जब भी इंडिया से हम अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करते हैं तो एक टर्म आ जाती है क्रिकेट डिप्लोमेसी, कि हम क्रिकेट के जरिए अपने मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 12 साल बाद हो रहा है,
उम्मीदें और तवक्कुआत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से एक्चुअली लोगों की बहुत है, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉरेन फ्रंट पे जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, खिताब करते हैं, बात करते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ ना कुछ पेशरफ्त वो जरूर कर पाएंगे। इस वक्त शुएब अलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे हम जानते हैं, पूछते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं सारी आपने नाम बदल दिया, सुहेब अलवी साहब है, हो सकता है हमारे साथ है, हमेशा से होते हैं, हमारे बड़े फेवरेट हैं। देखिए क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी साहब उनसे पूछते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी की कितनी एक्सपेक्टेशन उनको है, क्या वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस दौरे से पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा, होप्स हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब। वालेकुम सलाम। क्या होने जा रहा है सर, आपको है कोई एक्सपेक्टेशन? नहीं, आई एम अफ्रेड नॉट, बिकॉज गेम बहुत बड़ा है और क्रिकेट डिप्लोमेसी सबसे पहले तो जनरल जियाउल हक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने अप्लाई की थी जब वो एक कन्फ्रंटेशन वाली पोजीशन आ गई थी 1984 में, एंड ही वेंट टू इंडिया, he sort of invited himself. He said, I would like to see the Jaipur test जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान उस वक्त इंडिया गई हुई थी टूर पे, तो राजीव गांधी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, he had no option कि जब उन्होंने पब्लिकली एक हेड ऑफ स्टेट कह रहा है कि मैं वो मैच देखना चाहूंगा, तो उन्होंने फिर इन्वाइट कर लिया। वहां जाके उन्होंने हाथ मिलाए और बड़े जो अपनी टिपिकल स्माइल थी वो दी, और आई थिंक बैक चैनल से जरा सा उन्होंने राजीव गांधी के कान में भी डाला कि देखो यार दोनों तरफ से जंग हो सकती है। एंड आफ्टर दैट मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पर नजर डालूं, अगर हम तारीख के औराक को पलटें तो हमेशा हमने तो एक कदम आगे बढ़ाया है और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से भी कुछ ऐसी पेशकदमी होगी, कोई एक स्टेप वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम तो जाके हो आते हैं, वो मना कर देते हैं। मुझे लगता है अब भी कुछ ऐसा ही होगा। 1984 में तो कामयाब रहा था, बिकॉज़ राजीव गांधी काफी टाइम गुजर गया, ऐसा कोई ऐसी डेवलपमेंट नजर नहीं आई। हाँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना कि उस वक्त तो सक्सेसफुल हो गई थी क्रिकेट डिप्लोमेसी, एंड द फैक्ट इज के उसके बाद पे टूर्स भी वे पे बहुत कुछ हुआ। लेकिन कमिंग बैक, जो मैं आपसे बात कर रहा था, सॉरी 1987-88 का था, नॉट 1984, 1987-88 में थे जब राजीव गांधी वाज देयर। अच्छा, कमिंग बैक, देखिए इस दफा मुझे इसलिए सक्सीड नहीं होता जा रहा कि उस वक्त इंडिया नीडेड पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस और अपनी एक इमेज बनाना थी। नाउ इंडिया डजंट नीड पाकिस्तान, उसका बहुत बड़ा गेम हो गया है। नो वन नीड्स पाकिस्तान, मैटर ऑफ द फैक्ट इज नो वन इन द वर्ल्ड नीड्स पाकिस्तान। अलवी साहब ये बताइए, 12 साल बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं इंडिया, 11 साल बाद कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड को हमने वनडे सीरीज हराई है। आपको कैसा लगा कल का मैच? मैंने तो एक पाकिस्तान का बैच भी लगाया हुआ आज कल के मैच की और जीतने की खुशी में। देखिए, विक्ट्री इज विक्ट्री, और चाहे हम सी टीम से जीते चाहे बी टीम से जीते, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड it will be कि पाकिस्तान have taken a 3-0 lead in a 5-match series and they have won the series, and अगर हम white wash कर देते हैं तो we'll become the number 1 ODI team, and उसमें एक अजीब मजाक हो जाएगा if India doesn't come to Pakistan, which it won't, और इंडिया तो I think अब बैक ट्रैक कर रहा है on the initial offer। पहले बात ये हुई थी कि हम अपने मैचेस बाहर खेल लेंगे, आप बाकी एशिया कप पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर लें। जब नजम सेठी साहब इस बात को मान के और प्रपोज किया कि आप अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, तो उन्होंने कहा ये तो काम खराब हो गया। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान मानेगा नहीं और फिर पाकिस्तान के ऊपर डाल देंगे। अब उन्होंने कह दिया कि जी हमने खेल पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए एशिया कप। अब जाहिर बात है यहाँ पे तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा। मुझे याद पड़ता है सोएब साहब, दरमियान में शायद ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी जिन्होंने जाके भारत में खेलना था, उनको वीजे तक जारी नहीं किए गए थे। उनको तो आप अंदाजा लगाएं कि ब्लाइंड्स के साथ जब वो ये कर सकते हैं तो फिर वो किस लेवल पर खड़े हैं। मुझे तो नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि दे आर प्लेइंग अ टोटली डिफरेंट गेम, दे प्लेइंग अ वेरी विशियस गेम, और वो बिल्कुल टोटल ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं और रिगार्डिंग पाकिस्तान पराया स्टेट बनाना चाह रहे हैं, जो कि आई थिंक वी शुड टेक अ स्टैंड। बहुत हो गया, और एशिया कप नहीं होता तो ना हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो क्वाड्रेंगुलर, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगर एशिया कप नहीं होता तो हम 5 नेशन टूर्नामेंट करा लेंगे, जिसमें सारे एशिया कप के जो प्लेइंग मेंबर्स हैं उनको वो इनवाइट कर रहे हैं। एक तरह से वो डिफैक्टो एशिया कप अपने पास कर रहे हैं विदाउट इनवाइटिंग पाकिस्तान। हमें भी ये कहना चाहिए, ठीक है हम
साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज को इनविटेशन भेज देते हैं फॉर सितंबर जब एशिया कप होना था। उनसे हम ये कहेंगे कि जी इससे बेटर प्रिपरेशन आपके लिए ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्या हो सकती है, उसी क्लाइमेट में, उन्हीं पिचेस के ऊपर, उसी इन्वायरमेंट में आके प्रैक्टिस करें, 5 ओडीआईज खेलें। 15 ओडीआईज पाकिस्तान खेलता है सितंबर में, एंड जाने दें एशिया कप को, अपना स्टैंड लें। बड़े पॉजिटिव हैं आप। मुझे ये बताइएगा नसीम शाह के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा वो ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर भी। और आज सुबह जब सहरिश आई मेकअप रूम में तो सारे मेकअप आर्टिस्ट नसीम शाह के नारे लगा रहे थे। मुझे तो नसीम शाह जब भी बॉलिंग करते दिखते हैं, मुझे 1960s और 70s के पाकिस्तानी फिल्मी हीरो याद आते हैं। दर्पण हो गए, हबीब हो गए, पूरा वही उनका कट है, वही हेयर स्टाइल है और वही क्लीन शेवन। खास तौर पर बर्थडे विश करती हैं। देखिए सालगिरह जो भी विश करे वो उनका अपना फैसला है, लेकिन नहीं, सबको नहीं करती, सिर्फ नसीम शाह को करती हैं। अब थोड़ा वो उनका जाती मामला है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि नसीम शाह को एक क्रेडिट जाना चाहिए कि ओडीआई में जो उसकी इकोनॉमी रेट है और जो उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है, दैट हैज बीन ब्रिलियंट, बिकॉज़ पीएसएल में ही वाज इन वेरी पुअर फॉर्म, और उसके बाद भी उनसे ज्यादा टी20 में भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी। लेकिन जब से उन्होंने वो 50 ओवर फॉर्मेट खेला है तो ही हैज बीन एक्सट्रीमली इफेक्टिव, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, एक्सट्रीमली ऑन टारगेट। So I think it's been a very good to see Naseem Shah coming back in such form. नहीं तो अब ये सोहेब साहब, आपको पता ही है एशिया कप भी राउंड द कॉर्नर है, तो आपको लग रहा है कि सीरीज से कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी या परफॉर्मेंस में बेहतरी आई होगी, तैयारी हुई होगी? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि रिदम में आ गए फॉर 10 ओवर्स, बिकॉज हमने ओडीआई क्रिकेट सबसे कम खेला है इन द लास्ट 2 years कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। तो इसलिए एक तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप विच इज अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, और अगर एशिया कप हो जाता है तो हम रिदम में आगे हैं। हमने अपनी फिटनेस लेवल्स देख ली हैं कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो 10 ओवर स्पेल कर सकते हैं, 3.5 घंटे फील्ड पे खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अलवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान वाइट वॉश भी करे न्यूजीलैंड को ताकि रेटिंग्स में नंबर 1 हो जाए। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया जा रहे हैं 12 साल बाद, वो भी कुछ क्रिकेट डिप्लोमेसी में काम करके पाकिस्तानी टीम को मौका दिलाएं इंडिया को पछाड़ने का। यकीनन पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच नहीं होता, कुछ और साहब की जंग होती है, हाई वोल्टेज टाकरा होता है, बहुत सारे नाम हैं जो उस मैच को दिए जाते हैं। एनी हाउ, अब वो तलहा का फेवरेट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे, और इस वक्त हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उबैदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनाब आज मेंटल हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे लोगों में, उनको समझाएंगे कि कोई मतलब इसको पागलपन नहीं कहा जा सकता, बीमारी, हर बीमारी का इलाज मौजूद होता है, क्योरेबल है। यकीनन इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमें ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में 8 से 10% लोग किसी ना किसी जहनी मर्ज का शिकार होते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में दिमागी बीमारियों की शरह 15% और तरक्की पजीर मुल्कों में 10% है। माहिरीन का ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान में 90% पाकिस्तानी, 90% पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री किसी ना किसी दिमागी प्रॉब्लम का शिकार है। हम जानते हैं डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सप्रेशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर कोई दिमाग के डॉक्टर के पास चला जाए तो लोग क्या बोलते हैं, ए पागल हो गया, पागल हो गया। ये हमारा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी डिस्कस करेंगे। वी हैव विद अस डॉक्टर उबैद खानजादा, न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर उबैद, मुझे बताइए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, मेंटल डिसऑर्डर्स इतने हैं। हम जानते हैं कि फिल्में सब देखते हैं, मालूम होता है कि हाँ यार डुअल पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये नेक्रोफिलिया, ये पेडोफाइल है, बाइपोलर, पता नहीं बाइपोलर है, ये फला है, हमें सब मालूम है। लेकिन हम उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है, और सोसाइटी में ये डिस्कस करने को तैयार नहीं है कि ये मसाइल हमारे अंदर पनप रहे हैं, इनका इलाज कैसे करें। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बता जरूँ मेंटल हेल्थ होती क्या है। देखिए, अब लोग एक आम बंदे को पता है मेंटल हेल्थ, बोला जहनी सुकून, जहनी सेहत। अब होती क्या है मेंटल हेल्थ? होता क्या है कि अगर आपको रोज़ाना चैलेंजेस होते हैं, आपको भी मुश्किलात आती होंगी अपनी ज़िंदगी में, रोज़ाना डेली सबको आती हैं, डेली सबको मुश्किलात आती है, और मुश्किलात को आप किस तरह फेस कर रहे हैं और उसके साथ पॉजिटिव है। एक तो उस मुश्किलात को फेस करना, उसके साथ पॉजिटिव रहना। नंबर 2, आप अपने माशरे में कितना कारआमद हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे मेडिकल से, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप माशरे के लिए कितने कारआमद हैं। ये तमाम चीज़ें आती हैं मेंटल हेल्थ के अंदर। अब वो कहते हैं ना, अगर एक आप आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं, आप लोगों का काम है न्यूज़ चलाना, तो आप लोग देखते होंगे कि फला बंदे ने सुसाइड कर लिया, फला बंदे ने सुसाइड कर लिया।
हर तीसरा चौथा शख्स पाकिस्तान में डिप्रेशन का मरीज है। बिल्कुल है। ठीक है, और उसमें से 16 मरीज जो है ना सुसाइड करता है। अल्लाह। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना सीवियर डिप्रेशन होता है। अपनी जिंदगी को खत्म करना कोई मजाक बात है? बहुत बड़ा अपने आप को खत्म करना कोई मजाक बात है? गुनाह कबीरा है। गुनाह तो है, वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह आप अपनी जान खत्म करो, पीछे वालों को क्या होगा ये भी नहीं आप सोचते। तो डिप्रेशन में भी क्या होता है, एक लेटर लिख दिया जाता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज, और वो सारी चीजें कि अब पीछे से क्या मामला थे क्या मामला नहीं थे वो सारे देखने होते हैं, काउंसलिंग करनी होती है। डिप्रेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दें तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब डिप्रेशन होता क्या है कि आपका डाई का फार्मूला DIE, डाई का फार्मूला यानी डिप्रेस मूड, मायूसी, उदासी, नंबर 1। नंबर 2 लैक ऑफ एनर्जी, E से। ठीक है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो काम आप 2 घंटे में करते थे अब आपसे वो 4 घंटे में हो रहा है काम। वो जो आपकी एनर्जी लेवल इतना कम हो गया है कि आपसे 2 घंटे की बजाय 4 घंटे काम हो रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताएगा डायग्नोज कैसे होता है, आपको पता कैसे चलता है कि आप डिप्रेशन में चले गए? ये सारे सिम्टम्स तो आमतौर पे हों तो हम कहते हैं वीकनेस है, फिटीग है, थक गई हूँ, शायद मुझे किसी डॉक्टर से टेस्ट करवाने चाहिए, ब्लड की कमी ना हो गई हो। ये लोग ये भी सोचते हैं, नींद की कमी, नींद नहीं पूरी हो रही। हाँ। दिमागी अमराज की तशख़ीस। अब मैं इसके ऊपर ही आता हूँ कि ये किस तरह डायग्नोस होता है। देखें 3 चीज़ें से मैंने बताया ना, डाई का फार्मूला जो होता है उसमें क्या होता है, यही चीज़ डिप्रेस मूड, मायूसी, उदासी 14 दिन से ज़्यादा हो जाए, 2 वीक से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं उसके लेबल करते हैं कि यार अब ये बंदा डिप्रेशन में आ रहा है। और जहाँ डिप्रेशन का मरीज़ ये कहते कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी, या मेरे पास कोई ऐसे मैंने एक अटैम्प्ट किया था, छत से छलांग लगाने की कोशिश की थी, घर वालों ने रोक लिया, कोई ब्लेड या रेजर वगैरह थे, शेविंग रेजर से अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, तो आपको पता यूरोप का लॉ है, यूरोप में अगर कोई मरीज़ डिप्रेशन का ये कह दे कि मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की थी, सुसाइड अटैम्प्ट किया था, तो उस वक्त अगर वो क्लिनिक पे बैठा हुआ है, मैं यूरोप का डॉक्टर हूँ, अगर मिसाल के तौर पे मेरी क्लिनिक पे कोई आके ये कहता है कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो मैं उसको घर नहीं भेजूंगा। अब मैं पुलिस को कॉल करूँगा, उनके लॉ के मुताबिक वो पुलिस उसको आके घर पर लेके जाएगी कि ऐसा ना वो रास्ते में सुसाइड कर ले, तो उसका सारा ब्लेम फिर डॉक्टर के ऊपर। इंसानी जान की बहुत कीमत है वहाँ का, और यहाँ का कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे बताइएगा ओवर थिंकिंग भी क्या डिप्रेशन का सिम्टम है? हो सकती है। मतलब यानी कि देखें अगर मिसाल के तौर पर ये कप है, इस कप के अंदर जितनी क्वांटिटी होगी इतनी चाय आएगी, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं इसे 2 से 3 कप चाय डाल दूँ तो नहीं आएगी, वो गिर जाएगी। अब ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि हम लोग इतना सोच रहे होते हैं कि यार बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, आज प्रोग्राम भी करना है, वो फला काम भी करना है, फला काम भी करना है, तो एक दिमाग है, दिमाग जो मोटी मोटी चीज़ें उसको कैप्चर कर लेता है और उसको नहीं करता। अब जब वो जो चीज़ें रह जाती हैं, जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है हमारी, तो वो क्या डिप्रेशन का सबब बनती है। और मैं आपको एक खास बात बताना चलूँ कि हमारे यहाँ पर जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं वो मिसडायग्नोज किस तरह होते हैं। कैसे? स्ट्रेस के डिप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, मायूसी उदासी होती है। अब क्या होता है उनको नेक पेन, गर्दन का दर्द और कंधे भारी होना। अब वो बेचारे कहाँ जा रहे होते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास, हड्डियों के डॉक्टर के पास कि हमारी गर्दन में दर्द है, हमारे कंधे भारी हो रहे हैं, हमें कोई हड्डी का मसला तो नहीं हो गया। सबसे पहले जो भी गर्दन के दर्द के साथ आता है, याद रखिएगा, या इस बात को मैं इस तरह कह लूँ कि जो भी स्ट्रेस का मरीज़ होता है, डिप्रेशन का मरीज़ होता है, उसमें सर्वाइकल मसल यानी कि गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका दर्द होता है। अब आप जितने भी बैंकर्स हैं, मैं अभी भी गारंटी कहता हूँ, जितने लोग बैंक में जॉब करते हैं, बैंक की देखें स्ट्रेसफुल जॉब होती है, जो भी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, स्पेशली कैशियर की। लेकिन नहीं, जिनकी 5 लाख से ऊपर तनख्वाह होती है वो चिल में पार्टी में होते हैं। चिल में पार्टी में होते हैं। मुझे ये बताएगा, माइग्रेन हमारा तकरीबन आई थिंक सो 98% पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिन्हें माइग्रेन का मसला है, और आई थिंक कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? अब वो मसला था, अब जो एक 70 साल के बाबा जी आ रहे हैं, 60 साल की अम्मा जी आ रही हैं, जो भी आ रहा है वगैरह मुझे माइग्रेन है, जो भी सर के दर्द के साथ आते क्लिनिक पे, हाँ कि मुझे माइग्रेन है, क्योंकि वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो वो हाँ इतना वो कर दिया उसको कह के माइग्रेन। हालांकि मैं आपको बताऊँ माइग्रेन यंग एज में होता है, यंग एज में होता है, मतलब 35-40 ईयर्स तक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वहाँ तक कॉमन होता है। अब ये इसके जो है इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक वो बीमारी होती है जिसका कोई कॉज नहीं होता, लेकिन सर का दर्द होता है। कुछ लोगों को इतना स्वेयर होता है कि उन्हें वॉमिट्स होने लगते हैं बाकायदा माइग्रेन से। ये माइग्रेन का हिस्सा है, यानी कि अगर वॉमिट हुआ उसको सुकून मिल गया। किसी लोगों को जो है वो उबकाइयाँ आती हैं, किसी को आधे सर में दर्द होता है, किसी को लाइटें बुरी लगती हैं, किसी को आवाज़ में। सबसे खतरनाक ज़हनी मर्ज बीमारी कौन सी है इस वक्त पाकिस्तान में? इस वक्त देखें बहुत सारी बीमारियां हैं। एक तो मसला वही जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर किसी को बोल दो कि दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारा इलाज पागल है, पागल, तो वो स्टिग्मा समझते हैं। ये टैबू है हमारी सोसाइटी। हमारे यहाँ पे दिमाग की बीमारी को स्टिग्मा समझते हैं। मैं आपको क्या बात बताऊं कि अगर बताने पाऊँ तो सुबह से शाम तक हो जाए। एक ऐसी बात बताएं जो बता के हम हिल जाएं थोड़ी सी। तो एक मतलब मिसाल के मिर्गी का नाम सुना होगा आप लोग, ठीक है। एक केस था, एक खातून थी, उनको जो है मिर्गी का मसला था। मिर्गी को है दिमागी बीमारी, लेकिन 85% वो काबिल इलाज है। लोग उसको क्या समझते हैं, स्टिग्मा। आपको पता है बहुत से लोग स्टिग्मा की वजह से इलाज नहीं कराते कि यार हमारे जो है मिर्गी का मर्ज हो गया है, अब ये क्या होगा, ये माँ नहीं बन सकती, इसको मिर्गी का मर्ज हो गया, ये बाप नहीं बन सकता। आपको बताऊं जॉन्टी रूट्स,
कितना बड़ा नाम है, रोड्स बहुत बड़ा, कितना बड़ा नाम, जो नॉन केस एपिलेप्टिक है। अच्छा, और दुनिया में कितना काम कर रहा है एपिलेप्सी के लिए, कितना काम कर रहा है वो। और भी बहुत से नाम है जो कि मैं शो में लेना नहीं चाहता आपके, कि जो कि नॉन कोस एपिलेप्सी है और वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत से पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लेना चाहता। तो उन पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देंगे जो कि जानते हैं कि उन्हें कोई ज़हनी मर्ज है लेकिन डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं? मैं आपको उससे पहले मैं वाकई बता दूं, अगर मुझे मैं बता, ठीक है। तो वो खातून, उसको एपिलेप्सी थी, यानी कि मिर्गी, एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी को उनका। अब वो उसकी शादी हो गई, ठीक है, शादी के तकरीबन 1 साल बाद उसको कोई मिर्गी का झटका पड़ा, ठीक है। उस दौरान वो थोड़ा उम्मीद से भी थी, तो क्या हुआ कि 1 से 2 फिट्स पड़े, फिट्स कहते हैं मिर्गी के दौरे को, उनको दौरे पड़ गए। अब क्या हुआ कि वो रात को उनकी फैमिली मेरे पास क्लिनिक पे आई कि डॉक्टर साहब ये जो है मेरी बेटी है, और उसके शोर ने इसको फारिग कर दिया, डिवोर्स दी थी। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा क्या मसला, कि डॉक्टर साहब इसको, कि डॉक्टर साहब को ये मसला हुआ था, हाथ पाँव मुड़ गए थे, आंखें ऊपर चढ़ गई थी, इसको जिन भूत हो गया, क्योंकि लोग मिर्गी को जिन भूत की बीमारी समझते हैं, क्योंकि होता क्या है, हाथ पाँव मुड़ गए, आंखें ऊपर चढ़ गई। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि इसको जिन है, इसके पहले जिन का इलाज कराओ और ये मेरे शोर को मार देगा इसका जिन। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने वहीं पे सर पकड़ लिया, मैंने कहा उसके मिर्गी के मसले को जिन का मसला समझ के उसको डिवोर्स दे दी। अब देखिए हम कहाँ खड़े हैं। समझाएं इस कौम को डॉक्टर साहब, आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? मेरी बात तो नहीं सुन रहे, आपकी बात सुन रहे हैं। 2 बातें आप समझा दें, एक तो ये मसला जिस पे दला कह रहे हैं, और दूसरा ये जो माइग्रेन है इसका होम रेमेडी या इलाज फौरी तौर पर क्या है। उनके देखें आजकल सबकी लाइफ बिजी है, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेके 4-4 घंटे वेट कोई नहीं करना चाहता। हर कोई ये चाहता है कि या तो मैं खुद ही से ठीक हो जाऊँ या कोई ऐसी होम रेमेडी हो जो मैं यूज करूं और एकदम से। मेरी नजर में आप 4 रकात नफली सलात तस्बीह पढ़ लें, आपके सर में इतना खून आएगा माइग्रेन चला जाएगा। माइग्रेन के लिए एक नई वो अभी रिसर्च भी हुई है, कराची में रिसर्च की है और काफ़ी मेरे सीनियर्स डॉक्टर ने की है, उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए कि अगर किसी को माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो उसमें 2 चीज़ें करनी है। आप अपना हाथ गीला करके अपने सर के पहले, जैसे हम मसा करते हैं वजू के दौरान, तो आप जब वजू करते हैं, ये देखा गया है, मैंने मरीजों को ये मशवरा दिया है, फीमेल ज़्यादा होती है माइग्रेन की मरीज़, तो उनको मैंने यही कहा है कि जब भी माइग्रेन का अटैक हो आप वजू कर लें। वजू में क्या होगा, हाथ गीला करके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वाकई में कम हुई है। मरीजों ने आके बताया कि माइग्रेन पूरा सबसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। नंबर 1। नंबर 2 कि अब आपको लगता है माइग्रेन का अटैक होने वाला है, तो उस वक्त कोई भी मीठी चीज़ ले लें, कार्बोहाइड्रेट, कोई जूस का पैकेट ले लिया, खजूर वैसे सुन्नत है, इसमें हमारा बिलीव है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खजूर ले लिया आपने, कोई भी दही ले ली, ठीक है। अच्छा, दही का एडवांटेज क्या होता है, योगर्ट के उसके अंदर सेरोटोनिन होता है, ना सिर्फ उससे आपका सर का दर्द ठीक होगा बल्कि डिप्रेशन भी कम होगा, मूड अच्छा हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन। डिप्रेशन में क्या होता है कि सेरोटोनिन लेवल डिप हो जाता है, कम हो गया। कहते हैं कि डोपामिन बड़ा रिलीज होता है ठंडे पानी से नहाने से। बिल्कुल होता नहीं, डोपामिन किसी बीमारी में कम होता है, वो एक अलग चीज़ है। आखिर में अपना मैसेज दे दें उन लोगों को जो जहन के अमराज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ, सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा कि सिर्फ कि भाई अगर आपको कोई भी मसला है, चाहे डिप्रेशन का हो, चाहे सर के दर्द का हो, चाहे नींद नहीं आती, चाहे आपके कंधे भारी हो रहे हैं, चाहे गर्दन में दर्द हो रहा है, खुदाया सबसे पहले दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं, सबसे पहले, बजाय इसके कि आप इधर उधर। डॉक्टर उबैद खानज़ादा साहब, आपका बेहद हम शुक्रिया अदा करेंगे, मशकूर हैं आपके कि आप आए हमारे शो पे, और उम्मीद करते हैं कि आप सहरिश के माइग्रेन का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैंने मुझे पहले होता था, फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे काफी अरसा हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, बोला वजू क्या करें आप, इंशाल्लाह एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और बड़े ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूँ। तो जनाब 6 पाकिस्तानी तलबा पर मुश्तमिल पाकिस्तानी ताइक्वांडो टीम ने जापान में फतुहात के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तानी टीम ने टोक्यो जापान में मुनक्किदा 19वीं वाटा ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। इन पाकिस्तानी हीरो से मैं आपकी लाजमन मुलाकात करवाऊंगी। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इनको ट्रेन किया गया। कोच तो दाद के मुस्तहिक हैं ही, अलबत्ता ये भी बाकमाल पाकिस्तानी तलबा थे जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ। इस वक्त आमिर शहाब साहब जो कि इनके कोच हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उसके साथ साथ मुस्तफ़ा जुमानी है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं, और अब्दुल कादिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मोहम्मद इब्राहिम इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और तशरीफ़ लाएँ हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इनके साथ थे थ्रू आउट द इवेंट और इससे पहले भी इवेंट्स में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ फार एज़ कंसर्न एक्सपीरियंस तो शायद अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है,
क्योंकि जब अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट करते हैं और किसी ऐसी जगह रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर 25 कंट्रीज़ ऑलरेडी वहाँ मौजूद होती हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं ना, KVTC इनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है, उनको वो प्रेशर लेना सिखा रहा है जो आम तौर पे सोसाइटी में इतना कॉमनली ये ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। KVTC में ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है, तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थ्रू आउट ये एक्सपीरियंस एक ये लर्निंग जर्नी थी बच्चों के लिए, जहाँ उनकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो रही थी, उनका परसेप्शन इम्प्रूव हो रहा था, और जिस तरह से वो अडॉप्ट कर रहे थे वो फिनोमिनल था। तो ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सर हमारा फ़ख्र से बुलंद किया, और वहाँ जहाँ 25 डिफरेंट कंट्रीज़ मौजूद थी, उसके बीच में से हमारे 6 तलबा जिनका ताल्लुक़ कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से है, वो अंडर सुपरविजन नजम खान जो प्रेसिडेंट है पैरा ताइक्वांडो विंग के, हम वहाँ गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुरखुरू वापस आए। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से आप लोग जितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि अवार्ड आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेंड करना, उनको समझाना, बताना और फिर इतना तैयार कर देना कि वो गोल्ड मेडल ले आए, ये बड़ी बात है। जुमानी, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब गए, सबसे पहले तो ट्रेनिंग के दौरान कैसा फील हुआ? मुश्किल तो नहीं लगा या आसान था? कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, और जब गए थे और गोल्ड मेडल मिला था तो कैसा फील हुआ था? हम लोग एक पिछले साल से प्रैक्टिस किया था टाइकोंडो पे, हम लोग गए थे अहमदाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, सकर, वहाँ गोल्ड मेडल था, मैं जीत गया था। उसके बाद हम जबात गए थे उसका भाई टाइकोंडो के कॉम्पिटिशन पे, और अच्छी तरह से पब्जी किया था, फाइट किया था अच्छी तरह से, वहाँ गोल्ड मेडल था, मैं जीत गया था। ज़बरदस्त। और आप इनकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके अंदाज़े गुफ्तगू से। और इनमें से माशाल्लाह एक स्टार ऐसे भी हैं जो गिटारिस्ट भी हैं, गिटार बहुत अच्छा बजा लेते हैं, तो उनसे गिटार भी हम कहेंगे कि हमें बिल्कुल बजा के वो दिखाएंगे। मैं चाहूँगी कादर आप बताइएगा कैसा फील हुआ था जब आप वहाँ पर गए और जीते और गोल्ड मेडल मिला? क्या फील हो, क्या सोच रहे थे उस वक्त? मुझे अच्छा लग रहा है, गोल्ड मेडल जीते, मैं बहुत खुश हुआ। हम जापान से जीते आए थे, और जापान से, लाहौर से और सक्कर से जीते आए। तो टाइकोंडो प्रैक्टिस की थी। टाइकोंडो प्रैक्टिस मुश्किल थी? नहीं, आसान थी, इजी। अच्छा, इनको अच्छा ये आप बताएंगे इनको इजी लग रही है, मुश्किल नहीं लगी? ये इंटरेस्ट था, पेरेंट्स ने मतलब आप लोगों को कुछ बताया था कि इनका इंटरेस्ट किस में है, या कैसे आपको लगा कि ये इस तरफ इनका पैशन डेवलप होगा और ये करेंगे? देखिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, हमें समझना पड़ेगा कि जो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, ये किन पैरामीटर्स पर काम करता है। स्पोर्ट्स उसका एक सेगमेंट है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। और जब वो बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा जो डिफरेंटली एबल्ड है, जब वो KVTC उसका एडमिशन होता है तो एक पूरा पर्सनालिटी एनालिसिस होता है। हम देखते हैं उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और वो कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, क्योंकि बेसिकली इज़ अ वोकेशनल रिहैब सेंटर। हम बच्चों क्या सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं अपने इस इदारे में? देखिए, इस इदारे में क्या कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं प्रोवाइड हो रहा। स्पीच थेरेपी यहाँ हो रही है, म्यूज़िक थेरेपी यहाँ हो रही है, डिफरेंट स्किल्स, कारपेंट्री, ब्लॉक पेंटिंग, स्क्रीन पेंटिंग, कंप्यूटर स्किल्स बच्चों को ले लीजिए। आप लोगों का ब्रांड भी है? हमारा ब्रांड है जिद्दत, और वो हमारा ब्रांड नहीं है, वो इन लोगों का, वो पाकिस्तान का ब्रांड है। अब वो पाकिस्तान का ब्रांड बन गया है, बिकॉज जो शख्स वहाँ से कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ उसको पसंद आती है या वो ऑर्डर देता है, जब वहाँ से लेता है, तो वो उसे खुशी महसूस होती है जिसको वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। और दूसरी एक बात सैरिश के, कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा। उन्हें पता है कि जो चीज़ ले रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो चलेगी, चाहे वो वुडन टेबल्स हो। मुख्तलिफ कंपनीज़ हमको बुला रही हैं, अभी हमारी जो कारपेंट्री यूनिट है उन कंपनीज़ में जाकर जो भी उनका वुडन वर्क है वो अच्छा, मैं इस पर आपसे ज़रूर ये जानूंगी कि हुकूमती लेवल पर क्या आपको कुछ सपोर्ट उनसे चाहिए होती है, क्या सपोर्ट मिलती है? क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, आप लोग इतने सारे बच्चों को इस तरह ट्रेंड कर रहे हैं, बासलाहियत, बाकमाल बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इस पर आपसे बात करूँगी। इब्राहिम, इतने चुप चुप आप बैठे हुए हैं, मुझे आप बताएं कैसा फील हुआ था जब गोल्ड मेडल मिला था? और आपके पास तो आई थिंक ये 2-2 गोल्ड मेडल हैं, सबके पास 2-2 गोल्ड मेडल हैं। ये कहाँ मिले? एक सक्खर में, एक लाहौर में और एक जापान में। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। 3 साल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। मैं शुक्रगुजार हूँ सर आमिर का और पूरे KVTC स्कूल का, जिन्होंने मुझे जापान लेके मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपने घर वालों का नाम रोशन किया।
अच्छा, और मुझे ये बताएगा कि ट्रेनिंग आपको मुश्किल लगी? इन दोनों को तो बहुत आसान लगी, आपको मुश्किल लगी थी? नहीं। शौक था पहले से? जी। चले आमिर साहब, ये तो आपकी काबिशें हैं माशाल्लाह, इतने कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छे से बात भी कर रहे हैं और बता रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, मैं अब बताती हूँ, मुझसे गिटार बहुत अच्छा बजाता है, वो आई थिंक जुमानी है, राइट? तो फिर आप हमें बजा के दिखाएं, बस बजाते हैं, गाते हैं, क्या क्या करते हैं? अरे जुमानी एक कंप्लीट पैकेज है। अच्छा। ही इज़ एक्सपर्ट इन ICT कंप्यूटर्स के अंदर, और अभी वहाँ पर KVTC में जो हमारा म्यूज़िक बैंड है सोलफुल हारमोनी के नाम से, और मुख्तलिफ अब ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल एंथम्स के लिए, अपने प्रोग्राम्स के लिए इन बच्चों को इनवाइट करिए, बिकॉज ये पूरा बैंड जाके एक माहौल बना देता है, एक परफॉर्मेंस होती है। अभी हम MJ से चले जी, बिल्कुल सुनिए। MJ दिल दिल पाकिस्तान थोड़ा सा सुना दीजिए प्लीज। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, 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 दिल। वाओ, वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है जनाब, ये तो मल्टी टैलेंटेड निकले। सैरिश, आपको बताऊं कि जब वहाँ इन बच्चों ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया, तो वहाँ की जो मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, टोक्यो में तो 22,000 के करीब लोग हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी ईद हो गई है। अच्छा। वो इस तरह से आ रहे थे जोक दर जोक मिलने के लिए इन बच्चों से, और फिर हमें पाकिस्तान हाउस में बाकायदा इनवाइट किया गया, जहाँ हाफिज़ साहब थे, इसके अलावा शहजाद साहब थे, उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया, वहाँ जब उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान प्ले किया तो लिटरली वहाँ के लोग रो रहे थे, हाथों में उनके फ्लैग्स थे, और वो कहते थे कि हमारे मुल्क से कोई एक अच्छी खबर हमको सुनने को क्या बात है। और ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग्स हैं जो आप बता रहे हैं उनकी, कि उनको ऐसा फील हुआ, और आपको तो क्या ही फील हो रहा होगा, आप ट्रेन करने वाले हैं सहरा, तो जाहिर है आप लोगों के सर जाता है। खैर, इसी तरह ये कोशिश आप करते रहें, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, आप सबका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और गोल्ड मेडल्स लेने हैं, इस तरह ही नाम रोशन करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि अब तलहा जतोई काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनके पास क्या है। अब जी तला, मैं बात करूंगा सैरिश अब इकोनॉमी की, और मुआशी हालात ख़राब होते ही महंगाई बढ़ चुकी है, और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री मुतासर हुई है वो देख रहे हैं टेक्सटाइल की सनत है, जो सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट भी था, लेकिन अब क्योंकि डॉलर रुपी पैरिटी और फिर इम्पोर्ट्स बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। लेकिन कॉटन की बड़ी कम प्रोडक्शन हुई है, सैलाब की वजह से कॉटन की फसलें ख़राब हुई हैं, बारिशों ने भी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से कॉटन इंपोर्ट करने की बात हो रही है। फिर हमारे जो यूनिट्स बंद हो गए हैं टेक्सटाइल के, उसकी वजह से जो कॉटन धागे में यार्न बनाती है वो यूनिट्स बंद होने की वजह से हमें बाहर कॉटन भेजनी पड़ रही है, फिर वहाँ से धागा बन के आ रहा है। तो इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और फैशन इंडस्ट्री है वो शदीद मुतासर है। हम पहले जानते हैं कि जब लॉन्च होती थी, लॉन्च की तकरीब होती थी, मुख्तलिफ कपड़े दिखाए जाते थे, औरतें किस तरह रश में पहुंचती थी और मारा मारी शुरू हो जाती थी कि जल्दी से जल्दी ये हासिल कर लें, इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। लेकिन इस वक्त फैशन इंडस्ट्री कौन से प्रॉब्लम से गुजर रही है, क्योंकि न सिर्फ कपड़े, मेकअप भी महंगा हो गया, कपड़े भी महंगे हो गए, तमाम तर कनेक्टेड इनपुट्स महंगे हो गए हैं। जानेंगे सूरत हाल। महमूद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, मारूफ फैशन डिज़ाइनर है। भट्टी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपकी नज़र में इस वक्त फैशन इंडस्ट्री किस सूरत हाल से दो चार है? व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टू बी डन? फैशन इंडस्ट्री आपको पता है ना, पूरी दुनिया में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। फैशन इंडस्ट्री की भी कीमतें जो वो पहले जैसी कीमतें नहीं रही, उनकी कीमतें भी काफ़ी ऊपर चली गई हैं दुनिया में ना। तो क्या करना चाहिए हमें अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए भट्टी साहब? क्या करना चाहिए? मेहनत और काम करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? मेहनत और काम करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री भी बचेगी और ये सारी चीज़ें भी ऊपर जाएंगी अगर मेहनत काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ है पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करता हूँ
पहले मेरे 80 मुल्कों में मेरे ऑफिस होते थे फ़ैशन के चक्कर में, लेकिन वो अब इनको बचाने के लिए तो यही है ना, तो अब बारिशें हो गई हैं, सैलाब आ गए, ये हो गया। पाकिस्तान कोई ना कोई मुसीबतों में फंसा रहता है, लेकिन अल्लाह मियाँ करे पाकिस्तान को आगे लेके चलें और सब चीज़ें अच्छी चलें। ये बताइए, आजकल फैशन ट्रेंड्स जो पहले आते थे, नए नए कपड़े आते थे, अब तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि 80 मुल्कों में आपके थे ऑफिसेज, अब वो भी बचाना मुश्किल हो गया है। तो इस वक्त फैशन ट्रेंड्स भी अब कम हो रहे होंगे और वो भी कम आ रहे होंगे और लोग में फैशन सेंस भी कम हो रही होगी। नहीं, बचाना मुश्किल नहीं हो गया, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं तो मतलब मेरे ऑफिस के बने 35 ईयर हो गए हैं, दुनिया से 10 साल इम्तियाज़ मुझे मिल चुके हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जो आने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर है, उनको भी आगे लेके आए ना। तो मतलब सारी उम्र मैं थोड़ी कम करता हूँ, मेरी एज भी पहले जैसे नहीं रही, लेकिन सब चीज़ें मैं तो एक चीज़ थोड़ी करता हूँ, हज़ारों चीज़ें मैं करता हूँ। तो भट्टी साहब ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में कुछ सस्ते कपड़े बनाएंगे आप या नहीं? नहीं, मेरा तो फैशन का चक्कर है। फैशन जो चलता है एक नाम से चलता है। जैसे शनेल है, जोर है, लुई विटन है, फलाना, एक नाम से चीज़ें चलती हैं। उसका मतलब नहीं हम सस्ते बनाएं या ये करें वो करें, क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल यूरोप का फैशन है ना सारा। आपकी नज़र में इस वक्त लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स क्या हैं? व्हाट इज़ हैपनिंग इंटरनेशनली एंड लोकली? लेटेस्ट आजकल जो आए हुए हैं फैशन, वो तो ग्रीन है, पिंक है, अभी ब्लू आ रहा है, तो ये आजकल लेटेस्ट समर का है। लेकिन हम लोग 6 मंथ आगे चलते हैं। अब जून के शुरू में हमारा विंटर कलेक्शन आ जाएगी, समर ख़त्म हो जाएगी। हम तो आगे चलते हैं ना, पीछे थोड़ी आते हैं। जब गर्मी शुरू होगी हमारे पास तो विंटर कलेक्शन होगी सारी। अभी सक्सेस स्टोरी है भट्टी साहब, मैं चाहता हूं कि आवाम के सामने वो सक्सेस स्टोरी रखें ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले आपसे। मेरी सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया को पता है। मैं पाकिस्तान से गया था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे कपड़े पहनने के लिए, कोई चीज़ कपड़े नहीं होते थे, और पढ़ने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ता था। कभी अनारकली पैकेट उठा लिया, कभी दाता साहब चले गए खाना खाने के लिए। जब पेरिस गया हूँ तो पेरिस की लाइफ इतनी इजी नहीं है। 17 साल की एज में जब पेरिस जाते हैं, ना फ्रेंच आती है, ना कोई घर होता है। अंडरग्राउंड मेट्रो में मैं सोता था, गार्बेज ढूंढता था खाने के लिए, सफाई करता था। फिर माशाल्लाह नाम बन गया, फिर आस्ता आस्ता अपना ऑफिस खोल लिया। 2 साल के बाद फ़्रेंच आनी शुरू हो गई, क्योंकि पैसे नहीं थे स्कूल जाने के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने के लिए। तो ऐसे फिर सारा काम शुरू किया। फिर मेरी लाइफ पे 3 मूवीज़, सिनेमा मूवीज़ जूश ने बनाई। तो मतलब लाइफ इतनी ईजी नहीं होती, लेकिन लाइफ में अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे 2 बाजू दिए हैं, बाजू कभी नीच ना कर। लाइफ में अप डाउन होती रहती है हर इंसान की, तो लेकिन आपको फ़ाइट करनी चाहिए। अल्लाह ने इसलिए आपको 2 टांगें, 2 बाजू, एक सर दिया हुआ है, सोचने के लिए, इंटेलिजेंट चीज़ें करने के लिए। अगर एक चीज़ ख़राब है, आदमी दूसरी शुरू करे, दूसरी ख़राब है तीसरी शुरू करे, लेकिन अपने बाजू नीचे नहीं होने चाहिए। और ये बताइए कि माशाल्लाह से आपने बताया 3 मूवीज़ बनी है, वो मूवीज़ कौन सी हैं? क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड टू वॉच देम। मैंने नहीं देखी है, मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये फ्रेंच मूवीज़ बनी है, फ्रेंच फिल्म एक्टर्स ने फ्रेंच सिनेमा में लगी थी। हाँ, फ्रेंच मूवीज़ हैं। तो आपने सोचा नहीं कि मैं मूवीज़ को ट्रांसलेट करा के पाकिस्तान में भी दिखाऊँ? नहीं, तो हो सकती है आजकल मैं क्या दिखाऊँ आपको पता नहीं, वो मूवीज़ मेरी नहीं है, वो फ्रेंचों ने बनाई थी, वो उसके हैं। लेकिन मुझे तो वो मेरी बुक्स जो मैंने लिखी थी उस पर मूवीज़ बनी थी, उसके मुझे रॉयल्टी वो उनको देनी पड़ती है। हाँ, तो बुक्स लिखने का शौक़ भी है भट्टी साहब? बिल्कुल, अपनी लाइफ पे मैंने बुक्स लिखी हैं, क्योंकि ये पता है कि जो आप चीज़ें करते हैं ना, तो ये हमारे आने वाले जो फ्यूचर बच्चे हैं ना पीछे, उनको भी सिखाना चाहिए ना, वो आगे लेके जाएँ। पाकिस्तान में फ़ैशन मैं लेके आया था। पाकिस्तान का जो लाहौर का फैशन ट्रेंड स्कूल, ये मैंने बनवाया था। फैशन शो मैंने शुरू करवाए थे। जब मैं आता था 96 में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उस टाइम तो लाइटें नहीं होती थी, मेकअप नहीं होता था। मैं 50 लड़कियों की टीम लेके आता था अपने साथ। सारी फैशन पाकिस्तान से मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला हुआ है, क्योंकि फैशन सारे मैंने शुरू करवाए थे पाकिस्तान। और भट्टी साहब, आज पाकिस्तान का फैशन कहाँ पहुँचा हुआ है और कहाँ जा रहा है, ये क्या देख रहे हैं आप? मैं क्या देख रहा हूँ, पाकिस्तान तो नंबर 1 पे मैं जब आता हूँ, मैं काफ़ी बिजी फैशन बचा है। लेकिन पाकिस्तान में कॉपी राइट्स होने चाहिए हमारे वहाँ पे ना। अगर हमने तरक्की की है ना, तो कॉपी राइट्स हैं।
एक दूसरे को हम कॉपी नहीं कर सकते, अपने जहन से सारे डिज़ाइन बनेंगे, चीज़ें बनेंगी। तो पाकिस्तान में मैं तो बड़ी देर से शो डाल रहा हूँ, इसको कॉपी राइट्स होने चाहिए। आपने बना लिया विंडो पे वो लगा है, दूसरे ने बनाया वो सेम उसने बना के विंडो पे थोड़ा सा चीपर कर दिया है, और तीसरे ने बनाया है विंडो लगा के चीपर कर दिया है, तो उसमें भी प्रॉफिट नहीं रहता है ना। लेकिन डिज़ाइन में कॉपी राइट्स बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में कॉपी राइट्स होने चाहिए, जो दुनिया में लॉ है असल। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भट्टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर, आई वुड से फैशन वेल, यकीनन आपने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह करे कि वो मेहनत रंग लाए और पाकिस्तान में फ़ैशन इंडस्ट्री जो मुश्किलात से दो चार है वो मुश्किलात कम हो। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक बड़े कमाल स्टार से, मंगी साहब नाम है उनका, बड़ा कमाल रैप करते हैं। इस ब्रेक के बाद आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। पहले आप सिंधी गाने सुनते थे, वडेरे का बेटा वडेरे का बेटा, अब आ गया है गरीब का बार। हकीकत यह है कि कौम पहले बहुत पैसे वाली थी, आज बहुत गरीब हो गई है, तो अब गुर्बत के ऊपर गाने ज्यादा बन रहे हैं, अय्याशी के ऊपर कम। इसीलिए हमने बुलाया अपने स्टूडियो में मिस्टर बाबर मंगी को, जिनका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। यकीनन मंगी साहब ने कमाल कर दिया है, क्योंकि इस वक्त कौम सारी की सारी गरीब का बार बनी हुई है। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी का ये पेमेंट नहीं है, किसी की वो पेमेंट नहीं है। एक मिनट, ये गरीब का बार, बार मतलब बच्चा सिंधी में, गरीब तो उर्दू में भी गरीब है, सिंधी में भी गरीब है। का तो मतलब जिसको गरीब का बार समझ में ना आए ना, उसको उर्दू आती नहीं है। ये क्या बात हुई? बाबर मंगी साहब सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसमें एक और डेप्थ है, क्योंकि जो गरीब का बार है, एक्चुअली बार हम रैप की एक लाइन को भी बोलते हैं, और बार एक गलत चीज को ही बोलते हैं, मैं खाने को। हाँ, वो वाला बार नहीं है, ये अंग्रेजी वाला बार, नंडरो बार, मानंडो बार। पड़ेगा ना किस बार की बात हो रही है, गरीब का बार, क्या पता उसने खोला हो ना चला हो बार। लेकिन बाबर मंगी साहब, आप तो गरीब के बार नहीं है, मैंने सुना आप बड़े पैसे वाले हैं और आपने माशाल्लाह से अपना बैंड बनाया हुआ है और मशहूर हो गए हैं। अब तो यूट्यूब से भी 2-4 हज़ार डॉलर आ रहे हैं। यार हम ऐसे नहीं कह सकते पैसे वाले हैं, अगर मैं तब कहता मैं पैसे वाला, मेरा दिल करता मैं पेरिस चला जाऊँ, मैं चला जाता, तब मैं पैसे वाला होता ना, ऐसे में पैसे चले जाएंगे। अब तो मशहूर हो गए हैं, मतलब हाँ, होपफुली। पर कैसे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ बाबर मंगी, आपकी लाइफ यहाँ तक कैसे पहुँची? ओके, सो आई एम फ्रॉम सक्खर, माशाल्लाह, एंड मैं वैसे सिंधी रैप करता हूँ मेनली, एंड लाइक आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग उर्दू जेनरा, उर्दू रैप एज वेल। सो मुझे एक चीज़ बहुत, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आई वाज लाइक क्यूरियस कि ऐसा क्यों है कि जो भी उर्दू रैप है कराची का, इट्स लाइक रियली डार्क एंड एक मतलब बहुत नेगेटिव फील दे रहा होता है कि या ड्रग्स होगा या किडनैपिंग होगी या गोली चल रही है या सर पे गंदगी है। यस थिंग्स लाइक दैट। एक्चुअली ऐसे होता है कि एक रैप में दूसरा सीन होता है डिस कल्चर, जिसको हम बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें, मतलब आई वाज लाइक यार ये मैं द कल्चर आई कम फ्रॉम वो ऐसा नहीं है जो है ना। सो आई वाज लाइक ये मामला शुरू कैसे हुआ? यूट्यूब चैनल शुरू किया सबसे पहले, दोस्तों ने इनकरेज किया, देखा सबको, और उसके बाद या फिर गर्लफ्रेंड के कहने पर? सो आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी। मैं जब स्कूल में होता था तो मेरा एक बंदे के साथ फड्डा हो गया था, सही है। सो बिकॉज आई कुडंट बीट हिम अप। आपकी सेहत तो फड्डे वाली नहीं है। या दैट्स राइट, आपकी सेहत फड्डे वाली नहीं है, रिस्क लिया था आपने। या दैट वाज रिस्क। पर फिर मैंने क्या किया कि जो है ना, मैंने उसके ऊपर एक डिस गाना बना लिया। सो दैट वेंट वायरल एट दैट टाइम, लाइक 2014-15। वो गाना सिंधी में था। It was like हसनैन हाणे तू गुंडो थियो आ। It means like अभी तुम like हसनैन हसनैन हाणे तू गुंडो थियो आ। या क्वींस रोड जो हाणे तू गुंडो मंडो कंदुम मां तोखे मंडो कंदुम, या क्वींस रोड ते मां तोखे मंडो कंदुम। It means like अभी मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा क्वींस रोड पे, जो है ना, तुम मेरे ऊपर बदमाशी कर रहे हो। But I'm so impressed माशाल्लाह से बाबर, आप अपनी वीडियोस खुद बना रहे हो, उसकी कॉन्सेप्ट्स खुद लिख रहे हो, मतलब यकीनन मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, और क्या क्या है? आई एम मीडिया साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम ज़ैबिस्ट। आई हैव डन फिल्म मेकिंग, आई डू म्यूज़िक प्रोडक्शन, मैं अपने लिरिक्स खुद लिखता हूँ, और साइड हसल इज लाइक आई एम अ UI UX डिज़ाइनर। अच्छा, ये पहले से डिसाइड कर लिया था किस फील्ड को ज्वाइन करना है? शुरू से शौक था या फिर कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को देख के इंस्पायर हुए? जब मैं छोटा होता था तो मेरा भाई सुनता था एमिनेम, लिल वेन, दीज आर लाइक वेस्टर्न रैपर्स। मुझे समझ नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। सो आई वाज लाइक, जब मैं 8-9 क्लास में होता था तो लिख रहा होता था, कुछ ना कुछ लिख रहा होता था। सो आई हैड अ लैपटॉप, आई हैड लाइक वो जो हम
800-900 के हेडफोन लेते हैं, उसमें एक माइक भी लगा होता है, तो उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा होता था चीज़ें उस वक्त में, जो है ना, दैट वाज नॉट साउंडिंग सो गुड। पेरेंट्स कितने सपोर्टिव रहे? पेरेंट्स आर लाइक के हाँ यार, मतलब डू व्हाटएवर यू वांट। माशाल्लाह, सलाम आपके पेरेंट्स को। अपने ख्वाब जो है ना पूरे करो जाकर। पहले जो एक परसेप्शन था ना बाबर, वो था साइंस जो कुतुब साईं। यस तो प्रॉब्लम ये है कि वो वडेरे का बेटा साईं ताड़ू, वो ऑफ कोर्स सिंधी रैप की जब बात हो रही थी तो अली गुल पीर ने इसको एक जिद्दत दी थी और स्टार्ट किया था, पायनियर्स में से थे, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम, ही इज अ टैलेंटेड गाय। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा म्यूज़िक और ऐसा रैप, ऐसे गाने बनाए जाएं जिससे सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आए, एक अच्छा मॉरल मैसेज दिया जाए। ठीक है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसको इन्फॉर्मेटिव भी करें और इन्फोटेनमेंट के जॉनरा की तरफ जाएं, तो आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर आवर कंट्री एंड आवर सोसाइटी। मंगी साहब, डू यू एग्री? यस, बिल्कुल। हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कवर ही नहीं कर रहे रैप के। मेरी रिक्वेस्ट है, एक रैप बनाएं कचरा फेंकने के ऊपर। अबे बंद करो ये कचरा फेंकना, कब तक फेंकोगे? गाड़ी का शीशा उतारा, ये छालिया, ये टिश्यू, ये कचरा फेंक देते। That can be done. कल्चर इज प्रीटी बैड। इसके ऊपर गाने बनाए, आप बनाए पेडोफाइल्स के ऊपर, बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, 5.5 लाख बच्चे ज्यादती का शिकार 1 साल का हो रहे हैं। इट्स नॉट फनी, इट्स वेरी स्केरी। इसके ऊपर आप कोई रैप बनाए, आप एजुकेशन के ऊपर बनाए, हॉस्पिटल हेल्थ के ऊपर बनाए, ताकि लोगों को एहसास हो कि आपकी पावर क्या है। क्योंकि अगर आपका इनमें से कोई एक भी रैप सॉन्ग हिट हो गया, वो कम से कम करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करेगा। मैं तला एक बात आपको बताऊं, आपकी बात को मैं काट रही हूं। हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये भी है कि यूथ इस तरह के जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज होते हैं ना, वो सुनना भी नहीं चाहते। ये जो गली मोहल्लों की मंगी साहब सुनेंगे हमारी, और हम बनाएंगे। बहुत पसंद करते हैं, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होती, कोई सोशल मैसेज नहीं होता, बस हिप हॉप, हा वो बड़ा एंजॉय करेंगे। नहीं, लेकिन देखें जो मैंने अभी गाना बनाया उसमें भी एक फंक था, बट इट हैड अ मैसेज, उसके बैक सेंट्रल एक मैसेज था। सो इफ यू पसंद द राइट आर्टिस्ट नोज हाउ टू मर्ज एंटरटेनमेंट विद द मैसेज। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है, आपकी एफर्ट आपने ये की है और वो लोगों ने इसको पसंद किया है, अच्छी बात है। लेकिन तला, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, जो शॉर्ट्स बनती हैं, कोई लॉजिक होती है उसमें, कोई मैसेज होता है उसमें, कितने व्यूज मिलते हैं उसको यूट्यूब पे? क्यों मिलते हैं, क्यों देखते हैं लोग? अगली बार वीडियो में ना हम एक अच्छी सी लड़की ले लेंगे, व्यूज बहुत सारे आ जाएंगे। अब ये बताया कि वो सखर का रैप जो आपने बनाया था, वो जरा सुनाएंगे थोड़ा सा, प्रोड्यूसर साहब सुनना चाहते हैं वो। I've made like मैंने बहुत सारे सखर पे रैप बनाए। बहुत सारे सखर पे, मुदस्सिर कौन सा वाला सखर? मैं आपका फेवरेट? मैं एक सिंधी रैप आपको सुनाता हूँ। That's not purely for सखर, but just सिंधी रैप। आप बस आंखें बंद करके सुने, समझ जाएंगे। It's like वाह साईं वाह वाह जो कलामा, गाड़ी बंगलो आ मुए जेब माला, हुस्न असांजो त छा कमाला, असांजे माण्हुनि जी इहा ई ॻाल्हि आहे। हाँ, हलो पोइ गोरख कासिदो दादू खां मोर पोइ सकर, हैदराबाद जा माण्हू असांजा मखण, टेंशन हणंदासीं लाड़काणी चकर। वाह अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि, गाना आनाईंदा रहनि, ॾाढो मज़ो आयो आहे, सिंधीअ खे वेंदा रहनि। जीअं लतीफ़ो मुंहिंजा अज़ीज़ा, इहे नसीब असां जदीद, ॻोठ वारा सिंध घुमना हो, सोट मामा चाचा ईंदा बि झुमना। हा, मोर बि टिलनि, राणी बि मिलनी, रण खे लख बि मिलनि। मुझे समझ नहीं आई थी, लिहाजा मैं ताली थोड़ी देर से बजा रही हूँ। वेरी टैलेंटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मंगी, कितनी रिश्ते आ चुके हैं आपके लिए अभी तक? रिश्ते यार वैसे अम्मा तो ढूंढ रही है आजकल बड़े। नहीं, 1 मिनट रुके, देखिए पहले ये बात नहीं होगी, मुझे इसका पहले मतलब बताएं जो आपने ट्रांसलेशन करें इसकी। इस तरह तो मुझे समझ ही नहीं आई। बहुत सारे मेरी तरह के लोग होंगे। आपको गूगल ट्रांसलेट यूज करना पड़ेगा, हमने हार मानी आपको समझाने से। यार नहीं, आप बताएं रिश्ते आ रहे हैं, शादी की बात जरूरी है, उसका मुस्तकबिल है। यही सवाल है कि मुझे समझ नहीं आई ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेट, ये वीडियो आप गूगल ट्रांसलेट पे डालें, वो कर देगा सारा। देखिए मतलब आप, हर किसी का एक सिंधी दोस्त होता है ना, वो आपको सिंधी समझा देता है। और ये सिंधी ज़बान मेरी नजर में मंगी साहब इतनी आसान है कि आप पंजाबी से कई गुना ज्यादा आसान है। ये दोनों सिंधी बैठे हल्का सा भी जोर नहीं डालते। ये दो सिंधी बैठे हुए, ये नहीं चाहते कि मैं तेनू दसा, तेनू समझावांगा बाद में। ओके, मंगी साहब शादी का प्लान बताएं। शादी का प्लान यार अभी पता नहीं है, लाइक थिंग्स आर गोइंग अप यार। वैसे अभी तो जो है ना, मतलब उम्र क्या है आपकी? मुझे तो दाढ़ी और मुझे भी कच्ची लग रही है। जब तक बंदा मतलब जब तक बंदा शादी के लिए रेडी होता है तब लाइक 28 तो उम्र हो जाती है। अभी तो आप रेडी नहीं है? लाइक हाँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ। अभी क्या 18 क्रॉस किया? नहीं, आई एम 25। लगता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, सेहत का क्या राज है? ये जो माशाल्लाह से आप इतने स्लिम ट्रिम नजर आ रहे हैं, इसका यही राज है। लाइक मैं खाता बहुत हूँ, आप सबको मैं बता दूं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं नहीं खाता। हम कहते हैं ना जी, हार्टी एरिया। इनके जेनेटिक्स ऐसे हैं, इनकी बॉडी ऐसी है, मेटाबॉलिज्म इतना है, ये कितना भी खा लेना, एक दिन में 10 दफा खाना खा ले, 15 बार वॉशरूम जाएंगे और वजन उतना ही रहेगा। पूरी लॉजिक समझाने की जरूरत नहीं थी। पूरा मतलब डेप्थ में चले गए, डेप्थ में चले गए। एनी हाउ कोई बात नहीं, ये इनका मसला, ये जाते हैं डेप्थ में। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब क्या प्लान्स हैं?
अब ये प्लान्स हैं कि लाइक आई एम वर्किंग ऑन माय एल्बम राइट नाउ, इट्स लाइक 13 to 14 अब तो सोलो का ज़माना आ गया, एल्बम्स तो गई अब। एल्बम यार ऐसे होता है कि लाइक व्हेन आई एम वर्किंग ऑन एल्बम तो पूरी आइडिएशन मेरी प्रॉपर हुई होती है। आई कैन लाइक आई नो कि 3 महीने बाद इतने गाने रेडी करने, इट्स लाइक अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि काम भी कॉन्सर्ट चल रहे हैं। लाइक आई हैव डन शो इन सखर अ मंथ बैक, लहूती मेला, and it had like 3,500 audience. Yeah, really good show at Aror University, Sakkar. Yes. So बहुत मज़ा आया. That was like my first show. वैसे तो छोटे-छोटे मैंने गिफ्ट किए. पेरिस कब जा रहे हैं फिर अब? यार 1 साल मुझे दें और जो है ना 1 साल में आप देखें। 1 साल में पता नहीं क्या धमाका करना है। ये वादा करें कि आप जब बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगे फिर भी हमारे शो पे आते रहेंगे। या डेफिनेटली हमें कटाएंगे नहीं। आई वुड लव टू। होता ये है कि ये लोग बड़े स्टार्स बन जाते हैं फिर कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे आप एजेंट से बात करें। एजेंट से बात करें, हम 5 मिनट बैठने के 15 से 20 हज़ार चार्ज करते हैं। आपने हैव यू टॉक्ड विद माय गरीब स्टार की बात कर रही हैं। 5 मिनट 15 भी 5 मिनट के भी 5 लाख मांगते हैं। उसके लिए भी मैंने एक गाना बनाया है, वडो माण्हुआ एडो वडो माण्हुआ न खणंदो फोन रखा सिम्यू ट्रे जोंग टेलीनॉर यू फोन। अब ये तो समझ में आया। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। लाइफ मुंजी प्यारा डाडी फाइन लगी पईया, छोकरिन जी मुंजे पया लाइन लगी पईया। मुझे यही पर लगे कि लाइन छोकरी की लगी हुई है। हां क्यों नहीं यार, सब कुछ तो बताना नहीं चाह रहे हैं अभी खोल के। मतलब फैंस मौजूद हैं? ज़ैबिस में बहुत सारे दोस्त हैं, फैंस भी हैं। जो आपने म्यूजिक वीडियो देखी इवन वो ज़ैबिस के दोस्तों के साथ मैंने शूट की। आरब खान फैमिली यहाँ है, उधर है, किधर है? फैमिली इज इन सखर। Yeah, I live here like it's been 7 years. आजादी मिली हुई लड़के को। चले सखर के हालात के ऊपर भी कुछ बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, लेकिन इस वक्त एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो सहरिश हमारी ऑडियंस तक पहुँचाएगी। मोदी के हिंदुस्तान में साने गुजरात जैसा एक और वाकया पेश आ गया है। बड़ी अफसोस की खबर है, पूरी रियासत आग में डूब गई है। भारत की रियासत मणिपुर में हुकूमती क्रैकडाउन से हालात शदीद कशीदा हो चुके हैं और भारतीय मीडिया इस बार भी खामोश तमाशाई, जबकि भारतीय रियासत मणिपुर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और जलाओ गहराव के सबब हालात काबू से बाहर होने लगे हैं। एहतजाजी मुजाहरों के बायस मणिपुर के इलाके चोरा चंद्रपुर में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। भारतीय रियासती दारुल-हुकूमत इम्फाल में मुतादिद गिरजाघर और मकान नजर आतिश कर दिए गए हैं। कई अफराद के जिंदा जल जाने की भी इत्तलात हैं। ये इस दौर में हो रहा है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और ये क्रैकडाउन किया गया है। जी हाँ सहरिश, और आपको बताएं कि मुसलमान हो या सिख बरादरी हो, इस वक्त हिंदुस्तान में उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हम जानते हैं कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब अमेरिका के दौरे पे थे तो उन्होंने गुजरात की में जो दरिंदगी की गई थी मोदी की जानिब से, गुजरात का कसाई कहा जाता है, गुजरात का कसाई उन्हें कहा जाता है। और जब उसकी जब तनकीद की थी बिलावल भुट्टो साहब ने तो फिर वहाँ इंडिया से रिएक्शन आया था कि हाँ ये किस तरह की बात हो रही है। और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंडिया जा रहे हैं, 12 साल के बाद पहला फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का इंडिया जा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, लेकिन क्योंकि टेंशन इतनी हाई है, भारत और मोदी की हिंदू इंतहा पसंद सोच ने जो नुकसान पहुंचाया है हिंदुस्तान को और इस पूरे खित्ते को, क्या उसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बदल पाएंगे या नहीं, उनके लिए एक चैलेंज है। आई होप कि वो अपने टारगेट्स अचीव कर पाएं। बिल्कुल, ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है ना, वो यहाँ पर आई थिंक सो पॉलिटिक्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से इंतहा पसंद हिंदू जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हो भी सकता है कोई इलेक्शन वगैरह हो तो आग लगा दियो कि इनको नहीं रहने देंगे, बस ये हमारा मुल्क है। और यही वजह है सहरिश के लंदन में भी खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ती जा रही है। वो ये डिमांड कर रहे हैं सिख बरादरी के उनको अलग मुल्क दिया जाए खालिस्तान के नाम से, क्योंकि उनके साथ भी जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला आज का नहीं है, कई दिहाइयों से खालिस्तान का झंडा लहरा दिया था उन्होंने इंडियन काउंसिलेट के ऊपर से। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं और तलहा का मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, ये रोज मुझ पे हमला करती हैं ये बोल के, रोज एवरी डे। बस भाई पुराना हो गया, कुछ नया ले आओ। मैं ये चाहती हूँ मंगी साहब समझाएं सहरिश को कुछ। मेरा ये कहने का मकसद नाज़रीन ये होता है कि आप शुरुआत करें, तलहा बात करें, लेडीज फर्स्ट ऑलवेज। इससे समझ आए आप कि नहीं करना चाहते। ये उनसा शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, टैरो कार्ड रीडर है। उनसा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी मुझे ये बताइएगा कि हालात क्या बनने वाले हैं। आज तो खान साहब की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं उनके कार्ड्स? जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों लड़ रहे हैं कि पहले आप तो शुरुआत मैं कर देती हूँ। पहले आप उनसा। अच्छा देखिए, खान साहब के लिए कार्ड्स आए हैं। हेलो जी आवाज आ रही है? You're on air उनसा।
जी, अस्सलाम वालेकुम। यस उनसा, वालेकुम सलाम, यू आर ऑन एयर। आपका पहला सलाम हम तक पहुंच गया था। जी 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 जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए खान साहब के लिए जो आपने सवाल किया है कि क्या खतरा उनको है, कोई गिरफ्तारी वगैरह तो नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हमेशा इमरान खान साहब के लिए जब भी मेरे पास कार्ड्स आते हैं बड़े पॉजिटिव आते हैं, लेकिन आज जो है ना बहुत नेगेटिविटी नजर आ रही है। उनके खिलाफ बहुत साजिशें भी नजर आ रही हैं और उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बहुत जो भी वो स्टेप उठाएं, जो भी एक्शन लें, जो भी उन्होंने आगे जो काम करना है वो जो है वो बहुत प्लानिंग करके करें, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक किंग की पोजीशन है, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर भी हम इसको कहते हैं, लीडरशिप का कार्ड होता है ये। तो खतरा ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा साजिशें की जा रही हैं और चारों तरफ से उनको घेरा जाएगा, गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन कुदरत जो है उनके साथ है, उनके वर्कर्स अवाम उनके साथ है, तो गिरफ्तार नहीं होंगे। चलें, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो अनारकी, कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मुआशी हालात, उनसा इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमी जो है वो देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो इकोनॉमी जो है वो बहुत वीक है। इस वक्त की जो एनर्जी है, इस वक्त की जो पोजीशन है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो नहीं है बिजनेस, लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर मुझे लगता है कि बिजनेसमैन जो है वो भी परेशान है, आम आवाम तो परेशान है ही है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, यहाँ पे तलवारें हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। कोई ज़्यादा डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। मुल्क में थोड़ी बहुत छोटी मोटी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन कोई न्यू डेवलपमेंट, नए नए प्रोजेक्ट्स, इस तरह की चीज़ें। हालात में पॉजिटिविटी आप किस महीने से देख रही हैं, अगर इसी साल की बात की जाए? देखिए अभी पॉजिटिविटी के लिए जो कार्ड है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे फिलहाल ब्लॉकेज नजर आ रही है, तो पॉजिटिविटी तो नहीं है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हालात अगर हम कहें तो नवंबर दिसंबर से चीजें बेहतर हो सकती हैं। सही। और ये बताइए उनसा, हमारे स्टूडियो में ना एक बड़ा टैलेंटेड नौजवान मौजूद है, सिंधी नौजवान, सक्कर से आपका ताल्लुक है, उनका नाम है बाबर मंगी। मंगी साहब के लिए जरा कार्ड निकालिए। एक तो इनकी शादी भी पता नहीं कब होगी, 25 साल के हो गए अभी तक शादी नहीं हुई है, और वो कह रहे हैं लड़कियों की लाइन भी पीछे लगी हुई है। और दूसरा इनका जो करियर है एज ए म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, उसे आप कहाँ जाती हुई देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं उनके सॉन्ग सुन रही थी, वो थोड़ा सा वो गुनगुना रहे थे। सिंधी हमारे जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम किसी रैप सिंगर को सुना है। तो आपने क्या अली गुल पीर को नहीं सुना अभी तक? वो भी तो रैप करते हैं। मैं खुद सिंधी हूँ, लेकिन सिंधी में सॉन्ग्स नहीं किया उनसा आपने। आपको अपने लिए अब एक कार्ड निकालना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। बाबर के लिए पहले कार्ड। जी बाबर मंकी के लिए कार्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का कार्ड है कामयाबी का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड। जी माशाल्लाह से अगर ये फोकस्ड रहे और ऐसे ही काम करते रहे तो इनको कामयाबी जरूर मिलेगी। जस्टिस का कार्ड है, थोड़ी समझदारी भी करनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी होनी चाहिए। जो भी आगे फैसले करें अपने करियर के हवाले से वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, वाइज डिसीजंस होने चाहिए। ये थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कंफ्यूजन्स बहुत इनके माइंड में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इनकी वीक है। तो थोड़ा सोच समझ कर, किसी से मशवरा कर अपना फैसला, मतलब जो भी फैसला करना है करियर से रिलेटेड वो किया करे, तो इनको कामयाबी इंशाल्लाह। और शादी कब तक होगी इनकी? शादी में कामयाबी कब मिलेगी? देखिए शादी के हवाले से भी जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कंफ्यूज है शादी को लेकर। कंफ्यूज है शादी को लेकर। लाइन इतनी लंबी लगी हुई है, कंफ्यूजन तो होगी ना, किसको चूज करें? लड़कियां इतनी सारी हैं।
जी, अब ये है कि प्रपोजल्स तो इतना कोई इनके जहन में कोई है नहीं, इनका कोई, मुझे नहीं लगता कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का कोई चक्कर भी नहीं है। चलें हॉरोस्कोप्स कर लें जल्दी से, उनसे 2-4 मिनट बचे हैं बस। जी, एरीज की बात करते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज एरीज बुर्ज हुमल वाले कोई भी काम पैसों से रिलेटेड ना करें तो बेहतर है। कोई पैसों की लेन देन, किसी को अगर पैसे उधार देने हैं, उधार लेने हैं तो एहतियात करें, वरना कोई भी लॉस उनको हो सकता है। टॉरस बुर्ज सोर की बात करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है। टॉरस वाले इस आज के दिन जो है वो अपने काम बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उन्होंने प्लानिंग्स की हैं वो आज एक्शन लेने का टाइम है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे फाइनेंस, बिजनेस, जो भी है वो जरूर उस पर एक्शन लीजिए। जेमिनाई के लिए अपनी बातें पर्सनल शेयर मत करें, हर किसी से अपनी कारोबार या अपना करियर या अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करें, वरना आपकी बात जो है वो काम नहीं होगा आपका। जेमिनाई के बाद कैंसर, बुर्ज सुल्तान स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर आपके काम में रुकावट थोड़ी बहुत आती है तो अपनी विल पावर से उसको कंट्रोल करें, आपका काम हो जाएगा थोड़ी सी रुकावट के बाद। लियो बुर्ज असद, बहुत सारे लोगों के साथ आज मीटिंग्स, मुलाकातें, नए दोस्त बन सकते हैं, फाइनेंशियल डीलिंग, लेन देन पैसों की, तो एक अच्छा मुझे दिन नजर आ रहा है। वर्गो बुर्ज सुमला वालों के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और रोमांटिक डे भी हम इसको कह सकते हैं। शादी के सिचुएशन बन सकती है और किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। लिब्रा वालों के लिए, बुर्ज मीजान वालों के लिए भी इमोशनल डे हो सकता है, फन कर सकते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली का डे भी हम हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों के लिए भी ट्रैवल, शादी के मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। शादी नहीं हो रही थी तो ये दिन बहुत ज़बरदस्त है, शादी जल्द से जल्द अपनी करें तो ज़्यादा बेहतर है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छे, मतलब अगर शादीशुदा ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे तो अच्छे पैचअप हो सकता है, नाराज़गी दूर हो सकती है। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, किसी को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ी सैड एनर्जी नजर आ रही है, कोई दुख नजर आ रहा है, कोई दोस्त बिछड़ सकता है तो उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वालों के लिए आज सफर का दिन है, ट्रैवल करें तो बहुत अच्छा है। गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ सकता है। एक्वेरियस बुर्ज डिलव द सन, हैप्पीनेस का दिन है, खुशियों का दिन है, सेलिब्रेट कीजिए और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एक अच्छा दिन स्पेंड कीजिए। उसके साथ साथ कुदरत का भी, आप कुदरत की सपोर्ट आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है। पाइसेस बुर्ज होत, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आज के दिन पाइसेस वालों के पास पैसा आने वाला है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, मैच्योरिटी नजर आ रही है। थैंक यू अंसा, वी आर सो सॉरी, टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपने हॉरोस्कोप बताया, हमारा शो आपको पसंद है, अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया